तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। हम लोग कर रहे थे चैप्टर हायर परचेज, और लास्ट हमने एक सम किया था पार्शियल रिपोजिशन का, और वो था मेरे ख्याल से सम नंबर 29। ठीक है, तो एक कम करते हैं, पार्शियल रिपोजिशन का एक और सम करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कोई नया कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। तो एक काम करो, आपके बुक में आएगा सम नंबर 17, और इस क्वेश्चन पे लिखो MRQ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार दे चुके हैं, कई बार। ठीक है ना, नाम चेंज कर करके कई बार दे चुके हैं। ये रहा हमारा MRQ क्वेश्चन, MRQ, MRQ क्वेश्चन। स्टार्ट करें? अच्छा, तो चलिए सर, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। बोल रहा है मुंबई रोडवेज लिमिटेड, कंपनी का नाम बोल रहा है मुंबई रोडवेज, परचेज्ड 3 ट्रक्स। क्या खरीद रहा है? ट्रक। कितना ढो? 3 ट्रक्स, कॉस्टिंग 1 लाख ईच। अच्छा, एक एक का कॉस्ट मतलब कैश प्राइस 1 लाख है, एक ठोक का 1 लाख है। मैंने तो 3 ट्रक्स खरीदा है, तो 3 ट्रक का वैल्यू हो जाएगा 1 लाख इंटू 3, यानी मेरे लिए कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस 3 लाख हो गया 3 ट्रक का। आगे बोल रहा है फ्रॉम हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड, हिंदुस्तान से खरीदे, मतलब हिंदुस्तान कौन हो गया मेरे लिए? हायर वेंडर, और मुंबई रोडवेज कौन है? हायर परचेजर। ऑन 1 जनवरी 1979, अच्छा तारीख दे दिया है 1 जनवरी को, ठीक है। ऑन हायर परचेज सिस्टम, तो सुना एक बार परचेज डेट मिल गया 1 जनवरी 1979, ये मेरा परचेज डेट है। कोई खास दिक्कत? अभी तक डेटा में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। नेक्स्ट, द टर्म्स वर पेमेंट ऑन डिलीवरी 25,000 फॉर ईच ट्रक। ओ, डाउन पेमेंट 25,000 है, टोटल डाउन पेमेंट नहीं है। ईच ट्रक क्या है? इसके पहले वाले जो लेक्चर में हम लोग जो भी किए अभी तक, उसमें एक बार में टोटल डाउन पेमेंट बोल रहा था, इस बार टोटल नहीं है, बस कितना बोला है? ईच का 25 है। तो भैया मेरे को बोलो बात, अगर एक ट्रक का डाउन पेमेंट 25 है, तो 3 ट्रक का डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा? 75। तो अभी भी कितना रुपया देना बाकी है इसके बाद? 225, ये इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अच्छा, ये 225 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? अभी अभी तो इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, जोड़ देंगे भाई। आगे बोलता है एंड द बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 तो इक्वल इंस्टॉलमेंट देना, प्लस इंटरेस्ट, नहीं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें ठीक करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर, इसको ठीक कर लो, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप होने के बाद फिर नया है लाइन, बोल रहा है 25% डिप्रिशिएशन ईच ईयर ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब तुम समझ लो, ये डिप्रिशिएशन किसके लिए बोल रहा है? एसेट के लिए बोल रहा है। मतलब ये जो हायर परचेजर है, ये जो ट्रक है, इस पर डिप्रिशिएशन कितना परसेंट करेगा? 25% करेगा। कौन से मेथड में करेगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बोलो क्लियर हो रहा है? अच्छा, मुंबई रोडवेज, अच्छा बाय द वे सुना, अब ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, तो मेरा दिमाग क्या चल रहा है, इसको डिवाइड बाई 3 किया, 225 डिवाइड बाई 3, मतलब एक एक इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल कितने का रहेगा? 75। हाँ, इंटरेस्ट जोड़ देंगे 9% करके, जो भी है निकल जाएगा अपना काम। और ये मेरा एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है, तो इसका मतलब पहला पेमेंट कब करेंगे जानते हो? 31 दिसंबर 1979। अगला पेमेंट कब होगा? 31 दिसंबर 1980। और अगला पेमेंट कब होगा? 31 दिसंबर 1981। यस सर कि नो सर, जल्दी बताओ। ठीक है सर, यस सर बोल रहे हैं आप, तो समझ में आ गया। आगे बोल रहा है मुंबई रोडवेज पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 1979। 31 दिसंबर 1979 का पे कर दिया, मतलब ये कौन सा वाला इंस्टॉलमेंट? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। आगे बोल रहा है
एंड 31 दिसंबर 1980। अच्छा 1980 का भी इंस्टॉलमेंट दे दिया उन्होंने, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया। अब आगे बोल रहा है बट कुड नॉट पे फाइनल इंस्टॉलमेंट। लो कर लो बात, यहां इसका बंटाधार हो गया, तीसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब पहला दो इंस्टॉलमेंट नॉर्मली पे हुआ है, तीसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ। आगे, हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड रीपोजेस 2 ट्रक्स। हिंदुस्तान कौन था? वेंडर था ना, क्योंकि वो सामने वाला पेमेंट नहीं कर पाया, इसने 2 ट्रक रिपोजेस कर लिया। ये टोटल कितना ट्रक था? 3 में से 2 रिपोजेस हो गया, तो कितना छोड़ दिया? 1 ट्रक अभी भी रिमेनिंग है, ठीक है। एडजस्टिंग वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। ऑब्वियसली जो ट्रक लेके जाता है अमाउंट ड्यू के अगेंस्ट ही लेके जाता है, वो तो उसे एडजस्ट करना ही पड़ता है, फिर बैलेंस इंटरेस्ट जोड़ के देते हैं हम लोग, याद करो। अच्छा, द रिपोजिशन वाज डन ऑन 1 जनवरी 1982। अच्छा, मतलब 81 का पैसा नहीं दिया तो 81 को रिपोजिस नहीं कर रहा, अगले दिन सुबह सुबह 1982 को रिपोजिशन कर रहा है, अगले दिन। अरे ऐसा वाला एक सम किए थे ना, अगले दिन रिपोजिस हो रहा है, हाँ तो वही वाला बात बोल रहा है, तो हमको क्या फर्क पड़ता है, एक दिन बाद रिपोजिशन का एंट्री कर देंगे, होगा तो वही सब कहानी। ऑन द बेसिस ऑफ 40% डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये 40% डेप्रिसिएशन किस बात के लिए बोल रहा है? मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। वेरी गुड, अब क्लियर हो रहा है तुम लोग को। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, दूसरा अभी नहीं पढ़ूंगा, लास्ट में पढ़ूंगा, मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। राइट अप द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुंबई रोडवेज। मुंबई कौन है? परचेजर का बुक्स बनाने बोल रहा है। शोइंग द अबव ट्रांजैक्शन अप टू 1182। एक क्लियरली बोल लिया है कि 11/1982 तक का ही ट्रांजैक्शन दिखा। हिसाब से तो 82 के एंड में इंटरेस्ट जोड़ के हायर वेंडर का पेमेंट हो जाना चाहिए था। ये लोग बोलता नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं दिखाना तुमको, चुपचाप रिपोजिशन करो और छोड़ दो, बस अकाउंट को वैसे ही छोड़ दो। मैं बोला छोड़ दूंगा, मेरा क्या जाता है। अभी तक जो सम किए थे उसमें उसके रिपोजिशन के बाद भी कहानी दिखा रहे थे, इंटरेस्ट ड्यू कर रहे थे, फाइनल पेमेंट कर रहे थे, पर सम में क्या बोला, कहां तक दिखाना है? 1182। तो मतलब 1182 को क्या हुआ था? रिपोजिशन। तो बोलता रिपोजिशन के बाद स्टोरी बंद, छोड़ देंगे हम भी, हमको क्या जाता। अच्छा है, मेरा मेरा टाइम बच जाएगा थोड़ा, बस। एंड बोला, एंड जो बोला है वो बाद में देखते। तो तुम पहले एक काम करो, परचेजर के बुक्स में 2 अकाउंट खोलो। कौन कौन सा 2 अकाउंट? एसेट अकाउंट जिसका नाम रहेगा ट्रक अकाउंट, और दूसरा हायर वेंडर जिसका नाम है हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड। हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड, जल्दी बनाओ। आओ मुन्ना, बुक्स ऑफ। परचेजर का नाम लिखना पड़ेगा, क्या था? मुंबई रोडवेज लिमिटेड। हमको बनाना है एसेट अकाउंट, एसेट का नाम है ट्रक। अच्छा मैं एक बात बोलूं, ये ट्रक अकाउंट जितना लास्ट सम, जो लास्ट सम अपने लोग कर रखे थे उसमें जितना जगह लगा था ना, उतना ही मोटा मोटी जगह छोड़ लो, क्योंकि 3 साल का तो नॉर्मल कहानी है और चौथे साल रिपोजिशन होगा, तो टेक्निकली 4 साल का कहानी है इसमें, अगर आप मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और वेंडर का नाम तुम लोग बोला था, हिंदुस्तान की कसम क्या था? नहीं, हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड, सॉरी, हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड, ये मेरा वेंडर का नाम है। क्या ठीक है ना? ओके 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 ओके, सारे बच्चे रेडी? ओके ओके ओके, चलो शुरू करते हैं। बोलो रुकिए, फॉर्मेट वॉर्मेट बनाने दीजिए हम लोग को, आपके जैसे झप झप करके थोड़ी ना बनाते हम लोग। हाँ तो लहराओ बल खाओ, कौन मना किए? चलिए, पहले दिन ट्रक खरीदने का, एसेट खरीद रहे हैं 1179 को,
तो 1/1/1979 एसेट अकाउंट डेबिट टू हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड। अच्छा शॉर्ट में मैं HAL लिख रहा हूं। हाँ तुम एग्जाम में HL मत करना, तुम पूरा लिखना एग्जाम में, अभी चाहे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। अच्छा ये होना चाहिए, एक ट्रक का कैश प्राइस आप बोले थे 1 लाख है, तो 3 ट्रक का कैश प्राइस 3 लाख होगा। करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कौन सा अकाउंट में करोगे बताओ? हाँ जाओ जाओ हिंदुस्तान में जाओ, तारीख था 1/1/1979 को, बाई ट्रक। ट्रक 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 कितने का ट्रक था भैया? 3 ट्रक 3 लाख का। सुनो ना, सारा झमेला तो थर्ड ईयर पेमेंट नहीं कर पाए तब तक है ना। अब मैं तुमको शॉर्टकट तरीका बताया था, मैं एक अकाउंट उठाऊंगा पूरा 3 साल का बना दूंगा, उसके बाद ही कुछ चर्चा करूंगा। मेरा बात समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो चलो तुम लोग हेल्प करते जाना। सबसे पहले 1/1/1979 को हायर वेंडर टू बैंक डाउन पेमेंट पे करोगे। एक ट्रक का डाउन पेमेंट 25 था, तो 3 ट्रक का डाउन पेमेंट कितना है? 75। क्या सही है? अब ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में क्या करते हैं बताइए? हम भूल गए हैं सर, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो बाई इंटरेस्ट। मुना 3 लाख में 75 हमने पे कर दिया, तो 225 मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कितना परसेंट? आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कितना परसेंट? 9% इंटरेस्ट लगेगा। 225 का 9% 20,250। और फर्स्ट ईयर के एंड में जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हायर वेंडर टू बैंक, सुनो ना मेरा प्रिंसिपल 75 था, मैं क्या बोला समझ गए? क्योंकि 225 बचा हुआ था, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में तोड़ोगे 75 प्लस इस बार का इंटरेस्ट है 20,250। तो आप बोल रहे हो पहला इंस्टॉलमेंट बना 95,250। हाँ भैया बन गया। फिर ईयर के एंड में क्या करोगे? बैलेंस करेंगे, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 150। ये अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1/1/1980 को, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 150। सेकेंड ईयर का एंड 31/12/1980 को हमको इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, मान रहे हो बात? एंड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो 1,50,000 के ऊपर 9% 13,500 बनेगा। और फिर सेकेंड ईयर के एंड में अपने लोग अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे हायर वेंडर टू बैंक। प्रिंसिपल था 75, इंटरेस्ट था 13,500, तो 88,500। मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं लिख रहा, सब साथ साथ चल पा रहे हैं ना सारे बच्चे लोग? बस अब बताओ, इंस्टॉलमेंट पे हो गया सेकेंड, अब क्या करेंगे भैया? बैलेंस करेंगे, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बच रहा है जरा चेक कर लीजिए। इज इट 75? अरे बोलो। अब 1980 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 81 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 75। अच्छा सब में आपने पढ़ा था कि थर्ड ईयर के एंड में थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं किया। पे नहीं किया तो क्या हुआ? इंटरेस्ट ड्यू होगा ना, तो उतना काम तो कर ही सकते हो।
31/12/1981 बाई इंटरेस्ट। और आपको पता है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब 75,000 के ऊपर 9% 6750 आता है। सुनो ना, मेरे को पे करना था किंतु मैं पे नहीं कर पाया। रिपोजिशन होगा, किंतु रिपोजिशन कब होगा? इसी साल होगा कि अगले साल के बिगिनिंग में? अगले साल के बिगिनिंग में, तो एटलीस्ट बैलेंस करके छोड़ दे, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ईयर के एंड में आइए 31/12/1981। नॉर्मली अभी मैं रिपोजिशन करता, पर रात को वो आदमी पार्टी करने चला गया था, तो रिपोजिशन नहीं किया। समझ रहा ना मेरा बात? तो बैलेंस कितना बचा मेरे को देखने दो, 81,750। क्या मैं बोल सकता हूं 1981 के एंड में अगर ये बैलेंस बचा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है मेरे को हायर वेंडर को इस दिन कितना पे करना बाकी है? 81,750। अच्छा एक और बात देखिए कितना बुद्धिमान है, कितना अकाउंट्स आता है। अगर ये मेरे को पे करना बाकी है, अच्छा मैं परचेजर हूं, परचेजर के व्यू पॉइंट से बोल रहा हूं, मेरे को पे करना बाकी है, तो ये मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। अच्छा अगर लाइबिलिटी, अगर मैं बैलेंस शीट बनाने कभी जाऊं तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखूंगा कि लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा? लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा। अच्छा एक और चीज सोच के बताओ, ये मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है? हाँ शॉर्ट टर्म, अभी देना पड़ेगा ना। अगर अगर आज पैसा मिल जाए तो आज ही देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म मतलब ये मेरा करंट लाइबिलिटी है। कौन सा लाइबिलिटी है? बैलेंस शीट बनाओगे ना कंपनी का, कंपनी में पता शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट लगता है, सबको पता ही होगा, आज के दिन में सबको नॉलेज है। तो बैलेंस शीट में एक हेड होता है करंट लाइबिलिटी बोल के, करंट लाइबिलिटी के हेड में ये हायर वेंडर दिखाना चाहिए। नहीं समझा? मतलब अगर मैं ये बैलेंस शीट बना रहा हूं ना, बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है उसमें जो करंट लाइबिलिटी है उसके अंदर मैं दिखाऊंगा मेरा हायर वेंडर का बैलेंस है 81,750। बोला नहीं है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं। कभी सिर्फ अकाउंट थोड़ी ना बनाना पड़ेगा, जिंदगी में लास्ट में जाके तो फाइनल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा ना, तो वहां पर ये बैलेंस दिखाएंगे। अच्छा इस बैलेंस को अगले दिन ब्रॉड डाउन करके छोड़ दो, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 81,750 बैलेंस करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं कराऊंगा रिपोजिशन, एक बार अब एसेट को संभालते हैं अगले 3 साल के लिए। मेरा बात समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा वेंडर अकाउंट 3 साल का स्टोरी मैंने पूरा कर दिया, अब मैं एसेट अकाउंट में जा रहा हूं, और एसेट अकाउंट में फर्स्ट ईयर का एंड है 31/12/1979, और मैं अपने एसेट पे वो करूंगा, वो डेप्रिसिएशन, तो लिखो बाई डेप्रिसिएशन। बट सुनो ना, डेप्रिसिएशन होगा 3 लाख के ऊपर 25%, 3 लाख के ऊपर 25%, 75,000 फर्स्ट ईयर हो गया। अब फर्स्ट ईयर के एंड में बिना टाइम वेस्ट किए अकाउंट को बैलेंस करके दिखाइए, अकाउंट को बैलेंस करके दिखाइए। दिस इज 2,25,000। अच्छा जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग है मेरा एसेट का, हाँ अगले साल का ओपनिंग है 1/1/1980 का, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 225 है। अगले साल ये एसेट पूरा यूज हुआ है, तो 31 दिसंबर 1980 को मैं डेप्रिसिएशन करूंगा ऑन 2,25,000 एट द रेट 25%, शायद 56,250 आएगा, चेक कर लीजिएगा। सेकेंड ईयर ये होने के बाद, सेकेंड ईयर के एंड में अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कितना बचेगा जरा देख के बताओगे? क्या ये 168,750 बच रहा है? अच्छा सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग है ना 1/1/1981, यानी थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 168,750, 168,750। बनाओ बनाओ, मैं थोड़ा झटपट लिख रहा हूं क्योंकि अब मेरे को लगता है इतना बार करने के बाद अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अब आगे इस टाइप के क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि अगर समय ऐसा आ गया एग्जाम में तुम लोग उतार देगा एकदम। अच्छा अच्छा सुनना, ये थर्ड ईयर के ना सर हम लोग अपना पेमेंट नहीं कर पाए थे इंस्टॉलमेंट,
पर थर्ड ईयर में एसेट तो यूज हुआ ही है, यूज हुआ तो एसेट पे तो डेप्रिसिएशन हो गई ना, तो मैं वही बोल रहा हूं बाई डेप्रिसिएशन 168 750 पे 25%, 25% 42,188 आ रहा है शायद, हिसाब से तो रिपोजिशन थर्ड ईयर के एंड में कर देना चाहिए, पर ये लोग बोल रहे नहीं रिपोजिशन का एंट्री इस साल के एंड में नहीं, अगले साल के स्टार्टिंग में करेंगे। तो इस साल के एंड में इस अकाउंट को बैलेंस कर दे, अगर और कुछ होगा नहीं इस साल के एंड में अकाउंटिंग, तो आपको बैलेंस कर देना चाहिए। मेरा बात समझ रहा है? 1,26,560 और जो आपका 81 का क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो 11/1982 का ओपनिंग बैलेंस बन गया। और एक क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को बताओ, ये जो ओपनिंग बैलेंस 82 का है, ये कितने ट्रक का ओपनिंग बुक वैल्यू है? बुक में वैल्यू है ना, तो बुक वैल्यू है कितने ट्रक का? 3 ट्रक का। बहुत अच्छा, बोले यहां तक कोई दिक्कत? अब रिपोजिशन होगा, अरे भाई चौथे साल के बिगिनिंग में कितने ट्रक रिपोजेस होंगे? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, कितने ट्रक रिपोजेस होंगे? मैं स्क्रीन पर दिखा दिया क्वेश्चन, कितने ट्रक रिपोजेस होने वाले हैं? कितने ट्रक? 2 ट्रक। तो मुझे 2 ट्रक रिपोजेस होगा, एंट्री पहले बोलो। जब रिपोजिशन होता है 1/1/1982 को एंट्री होना चाहिए वेंडर अकाउंट डेबिट, ये हायर वेंडर अकाउंट में खड़ा हूं मैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट का नाम क्या है? ट्रक अकाउंट। मगर ये रिपोजिशन कौन से वैल्यू में होता है? मार्केट वैल्यू, इसको हम लोग अग्रीड वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू बोलते हैं। तो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है कि निकालना है? निकालना है। अच्छा, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट बोला है? 40% बोला इस बार, तुम लोग भूल गए हैं। देखो देखो कितना परसेंट बोला है? 40%। किंतु सुनो ना, रिपोजिशन करने के लिए, सॉरी मार्केट वैल्यू निकालने के लिए ये एसेट पे कितने साल का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा? 3 साल। क्योंकि चौथे साल के बिगिनिंग में रिपोजिट हो रहा है, तो कितना साल यूज हो गया है? 3 साल। तो 3 साल का डेप्रिसिएशन मारना पड़ेगा। आ जाओ तुम हायर वेंडर अकाउंट के थोड़ा नीचे, वेंडर अकाउंट में थोड़ा जगह छोड़ के 4-5 लाइन का, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ market value of 2 trucks repossessed. 2 trucks repossessed. All okay? Already? चलिए, now tell me, what is the original cost of 2 ट्रक्स? हम लोग ये ट्रक खरीदे थे, आपको याद है डेट? 1/1/1979 में खरीदे थे। एक एक ट्रक का कॉस्ट 1 लाख था, तो 2 ट्रक का कॉस्ट कितना था? मैं वही तो पूछ रहा हूं, 2 लाख था। अब इस ट्रक पे मुझे डेप्रिसिएशन कितने सालों का करना है? 3 सालों का। तो डेप्रिसिएशन फॉर पहला साल था 1979, 2 लाख के ऊपर ये लोग बोला है मार्केट वैल्यू के लिए 40% लगाएंगे ना, तो 40% मतलब पहला साल 80 डेप्रिशिएट होता है, तो विल बी लेफ्ट विथ 120। सारे बच्चे साथ साथ चल रहे हैं? पेन चल रहा है ना तुम्हारा? रुकना नहीं चाहिए। लेस डेप्रिसिएशन फॉर, हम लोग 80 में भी यूज किए, WDV मेथड है ना, तो 120 के ऊपर 40% हो जाएगा, 48,000। ये करने के बाद आपके पास बचना चाहिए 72,000। और फिर हमने इस एसेट को 81 में भी पूरा साल यूज किया है, तो 72,000 पे फर्दर 40% डेप्रिसिएशन करेंगे, 28,800।
और फिर मेरे पास बचेगा 43,200, और ये जो बचा इसको बोलेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 2 ट्रक्स repossessed। क्या ये वर्किंग मेरे को और समझाना है कि एकदम क्लैरिटी हो गया? अब एक चीज समझ रहे हो, आपको कंफर्टेबल हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कब? पहले ही सम से कि 2-3 करने के बाद? मतलब प्रैक्टिस करके ही आप कॉन्फिडेंट बन सकते। इसमें कोई जादू नहीं है, कोई जादू करेगा सीख जाएंगे, मेरा कोई जादू नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस में आ रहे हो। तो जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे घर में, जितना बार, आप उतने कॉन्फिडेंट बन जाओगे और उतना आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। सिंपल ट्रिक है, और कोई हाथी घोड़ा नहीं है। बोले यहां तक हो गया? तो मेरे लिए काम का वैल्यू मुझे मिल गया 43,200, ये मार्केट वैल्यू, इस पर रिपोजेस हो रहा है। तो मैं गया एसेट अकाउंट में, यहां पर लिख दिया एज पर वर्किंग नोट 1 दिस इज 43,200। समझ गया? मना मना मना, इधर देखो एंट्री बना मेरा, हिंदुस्तान ऑटो डेबिट 2 ट्रक। तो ट्रक में क्या पोस्टिंग करेंगे? हाँ, 11982 को बाई ट्रक 43,200 के वैल्यू में है यार, फिर बाई ट्रक लिखा है, बाई हिंदुस्तान ऑटो लिमिटेड। मैं शॉर्ट में HL लिखा, तुम पूरा लिख लेना चाहे, एग्जाम में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, एग्जाम में HL फेचल मत लिख क्या। हाँ भैया हो गया। जैसे रिपोजेस होता है तुरंत हमको निकालना पड़ता है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। सुनो ना, कितना ट्रक रिपोजेस हुआ, हमको प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मैं बुक वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू कंपेयर करूंगा। मार्केट वैल्यू मेरे पास है 2 ट्रक का, मुझे 2 ट्रक का बुक वैल्यू चाहिए। ये बताओ, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है मेरे ट्रक्स का, बोलो हाँ कि ना। पर मेरे पास कितना ट्रक था? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 3 ट्रक का बुक वैल्यू है? तो 1 ट्रक का बुक वैल्यू अगर निकालना है तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, और 2 ट्रक का निकालना है तो इंटू 2 करेंगे। इसमें डिप्रिसिएशन माइनस नहीं किया? बोले भाई पागल है क्या, डिप्रिसिएशन माइनस होके ही आया है। ये ओपनिंग बुक वैल्यू, और ओपनिंग डे का ही मुझे 2 ट्रक का बुक वैल्यू चाहिए, तो वापस डिप्रिसिएशन क्यों माइनस करेंगे आप? अब क्लैरिटी आ गया ना? अरे बोलो भाई। अच्छा जी, तो मैं वर्किंग 2 करने चला। बोले भैया ऐसे नहीं चलेगा, वर्किंग नोट 2 बनाना पड़ेगा आपको। तो जाइए ना वर्किंग नोट 2, ए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन, ए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन। सबसे पहले मुझे चाहिए बुक वैल्यू ऑफ 2 ट्रक्स ऑन, ए रिपोजिशन कब हो रहा है? 1/1/1982, उसी दिन का बुक वैल्यू चाहिए। टोटल था, कितना था बुक वैल्यू? 126,562, 126,562। ये कितने ट्रक का है? 2 का। 2 का नहीं है, 3 का है, डिवाइड बाई 3। हमको निकालना 2 का है ना, इंटू 2। कितना? 84,374। अच्छा 84,375। ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे करते? मार्केट वैल्यू जो आप निकाले उससे। तो मार्केट वैल्यू ऑफ 2 ट्रक्स रिपोजेस्ड, आपने अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसका मार्केट वैल्यू कितना निकाला था? 43,200। मतलब 84 का एसेट 43 में सल्टाया आपने, कम में सल्टाया, तो प्रॉफिट हो गया आपका कि लॉस हो गया? 41,175 का लॉस ऑन रिपोजिशन आएगा। देखो जी, ए लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएल में। तो मैं जा रहा हूं पीएल में ट्रांसफर करने के लिए। सब रेडी हैं? सारे बच्चे रेडी हैं? अच्छा, तो मैं यहां पर आ गया, कहां गया मेरा एसेट अकाउंट? ये रहा। ये एसेट अकाउंट में, ट्रक अकाउंट में हूं, ट्रक अकाउंट में 1 1 कोई
लॉस आ रहा है तो बाई पीएल, यह वर्किंग नोट 2 से, इसके पहले वाला फिगर आया था वर्किंग नोट नंबर 1 से, लॉस है 41,175। अगर आपको सम का लैंग्वेज याद हो तो ये लोग क्लियरली बोला था हमको ट्रांजैक्शन कब तक दिखाना है, सिर्फ 11/1982, और मेरा 11/1982 का प्रीपोजिशन था वो खत्म हो गया। आगे मेरे को बहुत मन कर रहा था, पता क्या, कि मैं 31 दिसंबर को जाके ना रिमेनिंग एसेट पे डिप्रिसिएशन करूं, बहुत मन हो रहा था, किंतु करेंगे नहीं। मेरे को और क्या मन हो रहा था पता है सच्ची में, ये जो भी बैलेंस बचा होगा ना, मेरे को मन कर रहा था कि बैलेंस पे इंटरेस्ट ड्यू करके मैं पेमेंट करके दिखा दूं, मन कर रहा था, पर मैं नहीं करूंगा। क्यों? 1182 को खत्म करने बोला कहानी, तो मैं क्या कर रहा हूं 1182 को ही बैलेंस छोड़ दे रहा हूं अकाउंट। अब ऐसे खुला खुला थोड़ी ना छोड़ेंगे, कम से कम बैलेंस तो निकाल के दिखाएंगे। मेरा बात समझ रहे हो ना? 81,750 माइनस 43,200, यहां बैलेंस बच रहा है 38,550 का। मन तो नहीं था ऐसे छोड़ने का, बट क्वेश्चन बोला छोड़ दो यहीं पर ही, तुमको आगे नहीं करना है। मैं भी बोला मेरा अच्छा ही है, बच गया मेरा टाइम। और एसेट अकाउंट में भी ऐसे करो मुन्ना, बैलेंस करके छोड़ दो, 11/1982 का बैलेंस करके छोड़ दो। बैलेंस आगे का कहानी नहीं दिखाना, क्वेश्चन बना कर दिया, क्वेश्चन से ऊपर थोड़ी ना हम लोग हैं। ये बैलेंस बच रहा है 42,187। अच्छा कोई बोल सकता है ये बैलेंस का मतलब क्या है? ये बैलेंस जो बचा ये क्या बचा? इट इज द ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रक। एक ट्रक बचा हुआ है ना, उसका ओपनिंग बुक वैल्यू तुम क्रॉस चेक कर सकता है। ये 3 ट्रक का बुक वैल्यू है ना, एक ट्रक का कितना होगा, डिवाइड बाई 3 करके देखो, 126,562 डिवाइड बाई 3, देखो वही आ रहा है 42,187, बचा नहीं वही है। ईयर एंड में होता है, क्वेश्चन मना कर दिया ना, बोले जाना नहीं वहीं छोड़ दो, तो मैं बैलेंस करके छोड़ दिया बस। आप सही बोल रहे हो, बैलेंस ईयर के एंड में ही करते हैं, बट क्वेश्चन जब बोला यहीं छोड़ो तो यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। अब ये अब ऐसे अकाउंट खुला खुला छोड़ोगे तो लोग मार्क्स काटता है, फिर बैलेंस कर दो। क्यों? क्योंकि वो लोग आंसर टैली करवाएगा ना, जो एग्जामिनर चेक करेगा वो थोड़ी ना इतना देखने जाता है, वो पहले आंसर देखेगा तुम्हारा, फट से आंसर मार्क्स देके निकलता है। समझ गया? उसको बेहतरी करने के लिए करना, हमको जल्दी मार्क्स मिले इसलिए बैलेंस करके दिखा। भैया हो गया, आगे बताओ। मेरा पार्ट 1 तक का तो काम हो गया, अब मैं पार्ट 2 का बात कर। बोलता शो द डिस्क्लोजर ऑफ द बैलेंस, मतलब जो अकाउंट बनाया ना उसका बैलेंस डिस्क्लोज करो। मैं बोला कहां? अराइजिंग फ्रॉम द अबव, हाँ इन बैलेंस शीट में दिखाओ, ऑफ मुंबई रोडवेज, मतलब परचेजर का बुक्स में दिखाओ, एज ऑन कौन से तारीख का बैलेंस दिखाना है, 31 दिसंबर 1982। मतलब बोल रहा है 31 दिसंबर 1981 को जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो ऊपर जो ट्रांजैक्शन है उसका क्या क्या बैलेंस दिखाओगे। तो सुनना, मेरे पास तो 2 ही अकाउंट बनाते हैं, एक एसेट अकाउंट और एक हायर वेंडर। एसेट बैलेंस शीट के कौन से साइड में दिखा देंगे? एसेट साइड में। और हायर वेंडर को पैसा देना बाकी है तो कहां दिखा देंगे? लाइबिलिटी साइड में। किंतु कौन से तारीख का बैलेंस शीट बनाने बोल रहे? 31 दिसंबर 1981। तो बैलेंसेस भी कौन से तारीख का ही दिखाओगे? 31 दिसंबर 1981। थोड़ा सा ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। 31 दिसंबर 1981 मेरा एसेट का बैलेंस कितना था? 126,562। ये मेरा फिक्स एसेट है। अरे ट्रक है ना, ट्रक तो फिक्स एसेट होता है, तो बैलेंस शीट की कहां दिखाएंगे? एसेट साइड में। और कंपनी है तो शेड्यूल 3 के हिसाब से एसेट साइड में मैं बोलूं ये मेरा पीपी के हेड में आएगा। पीपी समझते हो? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो जिसको शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है वेरी गुड, नहीं आता तो डरो मत, फिक्स एसेट में आ रहा है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं। और 31 दिसंबर 1981 का वेंडर अकाउंट का बैलेंस कितना? 81,750। तो ये कौन से साइड में दिखाएंगे बैलेंस शीट के? लाइबिलिटी साइड में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की करंट लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। नहीं समझ गया? तो बस ये 2 आइटम दिखाना। भैया आपका बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, हाँ तो करेगा नहीं ना। क्या मैं पूरा बैलेंस शीट बना रहा हूं? क्या एक्सट्रैक्ट बना रहे? क्या बना रहे? जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन उसका डिस्क्लोजर मांगा है। क्या मांगा है? डिस्क्लोजर। तो चलो दिखाते हैं सर, आ जाओ सर। मैं लिखा
बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1980। हम लोग डिटेल में शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट जरूर करेंगे जब कंपनी के अकाउंट्स पढ़ेंगे, पर अभी नहीं। अगर कोई पहले से कंपनी अकाउंट्स पढ़ रखा है उनको समझ में आ गया होगा। घबराएंगे नहीं सर। वैसे मेरे ख्याल से 11-12 में तो शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट कराता ही है, तो एक ओवरऑल आइडिया तो होगा ही थोड़ा सा। नहीं भी है तो मेरे साथ अभी लिख लो बच्चे, डिटेल में आगे आपको समझाएंगे। ये ब्रैकेट में लिखना पड़ता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी सेट का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसमें सबसे पहला जो हेड होता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, किंतु ये लोग शेयर होल्डर फंड का कोई भी डिटेल्स नहीं दिया, तो मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, जीरो नहीं लिखूंगा, कुछ तो होगा बट डेटा नहीं है मेरे पास। दूसरा हेड आपको लिखना चाहिए नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी समझते हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पर ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा होता है करेंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज में हायर वेंडर कहां दिखाओगे, तो करंट लाइबिलिटी में इसको अदर करंट लाइबिलिटीज में दिखाना चाहिए। अदर करंट लाइबिलिटी मैं जैसे लिख रहा हूं ना, आप एक बार दिमाग में इतना ही रख लो तो काफी है। हायर वेंडर और वेंडर अकाउंट का बैलेंस 31/12/81 को कितना था, इधर देख लो, मैं दिखा देता हूं। 81,750 ऊपर से उठा के देख लिया, 81,750 ये टोटल है। नहीं हम टोटल लिख दें ना, ना ना मत लिखना, तुमको टोटल पता है सही टोटल, तो गलत टोटल लिखेगा नालायक। नहीं पता भी ऐसे खुला खुला छोड़ दे, हाँ खुला खुला छोड़ दो, हवा आने जाने दो। अब एसेट साइड में जाओ। नंबर 1 नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट में पहला ही है पीपीई, पूरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बस एक ही आइटम था, इसमें हाइफन लिख दो। इस एसेट का नाम क्या था मेरा, ट्रक। इसे प्रैक्टिकली नोट वोट बनाया जाता है पर तुमको इतना नोट वोट नहीं दिखाना है, लिख दिया ट्रक। और ट्रक का वैल्यू इस तारीख को कितना था, देखो एसेट अकाउंट में जाके देखो, 31/12/1981 को 126,562, बस यही जाके लिख दो वहां पर 126,562। हिसाब से इसके बाद करंट एसेट वगैरह भी आता है, पर वो सबका डिटेल्स क्या अपने पास है, नहीं है, डैश करके छोड़। और ये टोटल, क्या टोटल भरे, नहीं भैया, कभी टैली नहीं करेगा आपका, और मैं सारा आइटम है ही नहीं। तो मेरे को बेसिकली ये लोग क्या देखना चाहता था पता है, ये हायर वेंडर और ट्रक कहां दिखाते हैं, बस यही देखना चाहता। मैं भी आपको यही दिखाना चाह रहा था कि बैलेंस शीट बनाओगे तो इफेक्ट क्या जाए। बोलो समझ में आया क्या, हाँ जी बोलिए। ऊपर क्या देखना, और ऊपर लिखना हो जाए तो बताइए, जो लोग ऊपर करने बोले हैं, क्योंकि फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट लॉस ऑफ एसेट आपको बताऊं। सबका लिखना हो गया, अच्छा नीचे जिसको लिखना था छूट गया था वो भी बच्चा लिख लो। loss of asset, that is loss by accident, loss by theft, etc. और एक बहुत बढ़िया जगह का डिस्कशन करने वाला,
आप सारे बच्चे हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखने के बाद बताओ मेरे को क्या हाँ भैया हो गया। एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोलो। बात करें, जरा सुनना मेरा बात। हम लोग कर रहे हैं हायर परचेज का बात। मान लो मैंने एक गाड़ी हायर परचेज में लिया। किस में लिया भाई साहब? हायर परचेज में। और तुमको पता ही है कि जब तक कि मैं सारा का सारा इंस्टॉलमेंट पे ना कर दूं तब तक गाड़ी का ओनर मैं यानी परचेजर नहीं होता है। कौन होता है? वेंडर। मान लो आप वेंडर, तो आप मालिक हो, मैं मालिक नहीं हूं। किंतु गाड़ी किसके पास है? अभी हाथ परचेजर के पास है। किंतु क्या मैं मालिक हूं इस गाड़ी का? लीगली मालिक हूं मैं? नहीं, मालिक नहीं। अब समझो मैं गाड़ी चला रहा और गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी ठोक डाला, और ऐसा ठोका कि मेरे को छोड़ के सब कुछ स्क्वीज हो गया। मतलब गाड़ी का जो तो हो गया, मतलब टेक्निकली ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो गाड़ी पूरा नुकसान है, लॉस हो गया। मेरा बात समझ रहे हो? पूरा लॉस हो गया, मतलब अब वो गाड़ी चलाने के पोजीशन में नहीं है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बुद्धि लगा के बताना, ये लॉस कौन बियर करे? परचेजर बियर करे कि वेंडर बियर करेगा? लॉस कौन बियर करेगा? क्यों? हम क्यों बियर करें? तुम वेंडर, तुम मालिक है ना, पेपर में लॉ के हिसाब से लीगली तुम मालिक है ना? नहीं। कौन बियर करेगा? दिल में आ रहा है ना तुम्हारे, हो सकता है कि तुम लॉजिकली नहीं सोच पा रहे चीजों को, पर दिल में एक बात आ रहा है ना, भैया वेंडर बेचारा क्या गलती किया, गाड़ी तो आप ही चला रहे थे, आप ही ठोकी, आप ही सब यूज कर रहे हैं। तो एक्चुअली एकदम सही बोल रहे हो, ये लॉस हमेशा परचेजर का। क्यों होता है मैं बताता हूं, क्यों होता है ये बताता हूं। एक्चुअली दिक्कत क्या पता है, मैंने भी तुमको नहीं बोला था और तुम लोग नहीं बोला था, रीजन था तुम लोग भी नहीं पूछा था। मैं क्वेश्चन पूछता हूं वापस से, इसका जवाब देना। लॉस छोड़ो एक बार, मैं परचेजर था गाड़ी का, तुम वेंडर था। जब तक मैं सारा इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा तब तक गाड़ी का ओनरशिप मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। अरे बोलो ना हाँ। एक बात बता, अगर तुम ओनर है तो गाड़ी का अकाउंट तुम अपने बुक्स में मेंटेन करो, एसेट का अकाउंट वेंडर शुड मेंटेन। तुम मेरे बुक्स में, परचेजर के बुक्स में मेंटेन क्यों कराए? तुम ध्यान दिया ना, परचेजर के बुक्स में हम लोग बार बार एसेट अकाउंट बनाए थे ना। एसेट तो मेरा है ही नहीं, जब मेरा है ही नहीं तो मेरे से क्यों बनवा रहा है तुम? तो बात समझिए, अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तुम पूछा नहीं था तो हम भी ज्यादा बोले नहीं थे, हम बोले कभी ना कभी तो कोई बच्चा पूछेगा, किंतु कोई पूछा ही नहीं मेरे से बात, किसी का क्लिक ही नहीं किया दिमाग में। हम मालिक नहीं है, हम अपने बुक्स में एसेट रखना है। अब तुम्हारा एसेट के हम अपने बुक्स में दिखा सकते हैं क्या? अरे भाई लैंड तेरा है 5 करोड़ रुपए का, तुम दे दे, हम अपने बैलेंस शीट में दिखा देते, मेरा हो जाएगा। अगर मेरे बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं या मेरे बुक्स में अगर मैं दिख रहा हूं एसेट, तो मेरा होना चाहिए। एक्चुअली अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या नाम है? और सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या, क्या बोलना चाहता है कॉन्सेप्ट बताऊं? एक लाइन में बोल रहा हूं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है रियलिटी ओवर लीगैलिटी। क्या बोला सर? रियलिटी ओवर लीगैलिटी। बोलता है जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे ना, रियलिटी को ध्यान में रख के कीजिएगा, लीगैलिटी को इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मतलब आप एक लीगल पर्दा लगा दिए हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है वो लीगल पर्दा हटा के रियलिटी देखो, रियलिटी क्या है, और रियलिटी का अकाउंटिंग करके देखो। इसी को क्या बोलते हैं? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब एक बात सोचो, मैं परचेजर, मैं तुमसे गाड़ी खरीद के लाया, हायर परचेज। गाड़ी किसके पोजीशन में? मेरे पास है। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। तुम चला रहा है क्या? तुम वेंडर, तुम चला रहा है क्या? नहीं, परचेजर चला रहा है। अच्छा, गाड़ी चलाने में ना पेट्रोल भरना पड़ेगा, पेट्रोल का पैसा कौन देगा? अरे बोलना, अरे रिप्लाई नहीं करके कैसे? जोर से बोल। कौन देगा? परचेजर। क्यों? मालिक तो तुम है, वेंडर तुम तो ना ना, परचेजर देगा। अच्छा सोचो, गाड़ी में चला रहा हूं, मान लो एक छोटा सा माइनर सा एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए रिपेयर कराना पड़ेगा गाड़ी, 2,000 रुपए लगेगा। कौन देगा? हम दें परचेजर की वेंडर देगा? क्यों? मालिक तो तुम है, तुम दो। अच्छा छोड़ो, तुम गाड़ी कहीं ले गया, पार्किंग में लगा, पार्किंग का फीस देना पड़ेगा ना, कौन देगा? परचेजर की वेंडर। क्यों? मालिक तो तुम है, तुम दो।
मेरा पसंद है, गाड़ी चला रहे थे, मामू पकड़ लिया, चालान हो गया, चालान का पैसा कौन देगा? मालिक तुम्हें, तुम दो। नहीं नहीं, मेरे ऊपर क्यों ठेल रहा है? तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, परचेजर देखा बार बार निकल रहा है मुझसे, इसका मतलब ऑन पेपर भले ही तुम यानी वेंडर मालिक, पर रियलिटी में देखो मालिक वाला सारा मजा कौन ले रहा है? परचेजर। तो रियलिटी में मालिक कौन है? गाड़ी कहां पार्क होगा इसका डिसीजन परचेजर लेगा कि वेंडर लेगा? मैं अपना गाड़ी कहां खड़ा करूंगा, अगर तुम मालिक है तुम बोल सकता है, पर सच में तुम मालिक है ही, तुम सिर्फ ऑन पेपर मालिक है, किंतु मालिक का सारा हक किसके पास है? परचेजर के पास। और अकाउंटिंग हम लोग करते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी रियलिटी ओवर लीगैलिटी। तो रियलिटी में ओनर कौन है? परचेजर। इसलिए परचेजर वो एसेट अकाउंट लिखता है। मेरा बात समझा? पढ़ता सब है, जानता क्यों नहीं? कोई नहीं है कि क्यों होता है। तो कभी भी पूछ ले एसेट अकाउंट क्यों रिकॉर्ड कर रहा है परचेजर, वो तो मालिक नहीं है, बस एक लाइन बोलना, क्या बोलोगे? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी ओवर लीगैलिटी। अब समझो, अब तुम पकड़ लेगा बात को। अब बताओ, ये एसेट का एक्सीडेंट हुआ, पूरा लॉस हो गया एसेट अब ये गाड़ी चलाने योग्य नहीं, पूरा नुकसान है भाई, पूरा स्क्वीज हो गया, गाड़ी नुकसान हो गया। ये नुकसान किसका? परचेजर का कि वेंडर का? परचेजर का। कोई पूछे रीजन बताओ, तो क्या रीजन क्या है? सब्सटेंस ओवर। वेंडर नहीं बियर करेगा। मेरा बात समझा? भैया आपका इंस्टॉलमेंट सारा पे तो हुआ नहीं था, इंस्टॉलमेंट अभी भी बाकी है, तो अब तो आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे ना। गाड़ी का नुकसान हो गया, मेरा नुकसान, इंस्टॉलमेंट तो पूरा भरना पड़ेगा मेरे को। इंस्टॉलमेंट नहीं रुकेगा, सामने वाला आदमी छोड़ेगा क्या मेरे को पैसा? नहीं, इंस्टॉलमेंट तो मेरे को पूरा ही देना पड़ेगा। अब तुम लोग तो इमोशनल बच्चा लोग है, मन में सोच रहा है भैया परचेजर का क्या अवस्था सोचिए, पैसा भी देना पड़ रहा है, गाड़ी भी नहीं रहेगा उसके पास लॉस होने के बाद। तो भैया देखो, साधारण सा बात है, अगर तुमको प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस ले लो गाड़ी पे भाई। कोई भी एसेट होता है आजकल, हर एसेट पे क्या कराया जाता है? इंश्योरेंस। एक खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी ले लेना। मेरा बोलने का मतलब इतना ही है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा था, मेरा बोलना बस इतना ही है कि अगर हायर परचेजर कोई एसेट खरीदा है और वो एसेट का नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो नुकसान किसका है? परचेजर का है, वेंडर का नहीं। बोलो बात क्लियर हुआ? 2 लाइन लिखो पहले। इन केस ऑफ लॉस ऑफ एसेट। अच्छा भैया ये क्या लिखे थे आप, ये नहीं समझा। लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। अरे लॉस का एग्जांपल दिया, कैसा दे सकता है? वो लोग बोलेगा तुम्हारा एसेट का एक्सीडेंट हो गया, क्या एसेट चोरी हो गया तो लॉस हो गया पूरा का पूरा। वही बोल रहा हूं, इन केस ऑफ लॉस ऑफ एसेट द एंटायर loss will be borne by higher purchase। सारा लॉस कौन बेयर करेगा? परचेजर। हायर वेंडर सॉरी, हायर वेंडर विल नॉट बियर एनी लॉस। वेंडर कोई नुकसान नहीं उठाएगा। टू प्रोटेक्ट himself, higher purchaser can take insurance on his asset। अगर आप अपने एसेट को बचाना चाहते हैं परचेजर बाबू, तो आप इंश्योरेंस ले लीजिए ना। ये तो नुकसान तो आपकी झोली में आएगा। हाँ इंश्योरेंस ले लेंगे तो नुकसान होगा तो भरपाई कौन दे देगा आपको? इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए तुम देखा होगा जितना गाड़ी बड़ी होता है सबका इंश्योरेंस कंपलसरी है अपनी कंट्री में। इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाने नहीं दे। यही सब रीजन है, क्योंकि अभी मैक्सिमम गाड़ी सब हायर परचेज में निकलता है। तुमको अगर आइडिया हो, मैक्सिमम लोग पूरा पैसा देते ही नहीं गाड़ी, थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट देते लेके आ जाते हैं, चलाते रहते हैं और पैसा देते रहते हैं, तो नुकसान हो जाता है ना फिर बायर को बहुत लंबा चौड़ा। और इंडिया का ड्राइवर तुम जानता ही है, माइकल शूमाकर है, सब राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट घुमाता है, तो कांड तो होता ही है उनके साथ। ज्यादा बोलने का नहीं है, चलिए इतना तो समझ में आया। अच्छा मैं आगे और कुछ बोलूं इससे पहले एक बचपन का बात करना चाहता हूं। वो
बचपन में तुम लोग डिप्रिसिएशन थोड़ा बहुत पढ़ाई होगा, तुमको पता है ना डिप्रिसिएशन करने का बुक्स में दो मेथड होता है। एक मेथड को बोलते हैं चार्ज टू एसेट, जो कि अभी तक हम लोग जितना अकाउंटिंग किए ना वो चार्ज टू एसेट में किए। चार्ज टू एसेट में क्या होता है, जो डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन वो एसेट अकाउंट में कर दिया जाता है बाई डिप्रिसिएशन का, इसको बोलते हैं चार्ज टू एसेट। और एक मेथड पढ़ा होगा बचपन में क्लास 11-12 में, जिसको बोलते हैं प्रोविजन मेथड भी होता है। कौन सा मेथड? हाँ, उसके अंदर क्या होता है, जो डिप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में चार्ज नहीं होता है, वो प्रोविजन अकाउंट में चार्ज होता है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नाम का एक अकाउंट होता है, उसमें चार्ज होता है। पता? चलिए कम करता हूं मैं, एक एग्जांपल लेके एक बार वो पुराना बचपन का बात है मैं रिकैप करा देता हूं, ठीक है ना। एक बार एक एग्जांपल, ये कोई लॉस का एग्जांपल नहीं है, ये किसका एग्जांपल है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड में अकाउंटिंग कैसे होता है उसका मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। एग्जांपल लिखो, 1/1/2026 मैंने एक एसेट परचेज कर दिया 1,00,000 रुपीज। इस पे हमारा डेप्रिसिएशन चलता है @10% पर एनम। एसएलएम मेथड लगाया, एसएलएम चलेगा ना। और मान लो 1/7/28 को सेल कर दिया ये एसेट को 30,000। शायद तुमको ये बात पता होगा, जब भी एसेट सेल करते हैं ना तो सेल का अकाउंटिंग जो है वो एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू। कौन से अकाउंट के थ्रू? एसेट डिस्पोजल। मुझे नहीं पता, अगर नहीं पता तो मैं सिखा दे रहा हूं अभी। आप मेरे साथ एक बार अकाउंटिंग देख लोगे तो पूरा तुरंत क्लिक कर जाए, कोई हाथी घोड़ा वाला अकाउंटिंग नहीं। तो मैंने बोला कि मैंने एक एसेट खरीदा 1/1/26 को, डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम एसएलएम, एंड ऑब्वियसली मेरा ईयर एंड है ना 31 दिसंबर को है। और मैंने ये जो एसेट खरीदा था ना 26 में, इसको बेचा कब है? 1/7/28, मतलब इसको 26 पूरा साल यूज किया, 27 भी पूरा साल यूज किया, 28 में पूरा साल नहीं, 1/7 को भेज दिया, तो 1/1 से 1/7 6 महीना यूज किया, उसके बाद भेज दिया। समझ में आ रहा कहानी? अभी कम करो, समझने के लिए आप पहले एक अकाउंट बनाओ जिसका नाम रहेगा एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट बनाओ, वे कितना 10 लाइन का बना लो, और कितना बना, उसके नीचे एक अकाउंट बनाओगे पीएफडी, मैं शॉर्ट में पीएफडी लिख रहा हूं, इसका फुल नेम है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। हाँ 10 लाइन का। फिर एक पीएफडी अकाउंट बना रहे हो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। वैसे पीएफडी अकाउंट का और एक नाम है, जानते हो? बताऊं? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। अगर बचपन में कभी डिप्रिसिएशन चैप्टर किए होंगे तो उसका पूरा चर्चा सुनिए, और अगर मेरे साथ भी आगे डिप्रिसिएशन करोगे तो और डिटेल में चर्चा करेगा। एक बार बस थोड़ा बता देना। ये क्यों बता रहे हो? अभी तो हायर परचेस कर रहे हो, तो हायर परचेस में एसेट पे डिप्रिसिएशन होता है ना, तो बाई चांस कभी अगर प्रोविजन मेथड फॉलो करने बोल दे तो इसीलिए दिखा रहा हूं। प्रोविजन मेथड भी आप एक काम करो 10 लाइन का बना लो, और इसके नीचे बनाओ एसेट डिस्पोजल। जब भी एसेट सेल होता है तो सेल का स्टोरी डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू दिखाया जाए, सेल का स्टोरी डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू दिखाया जाए। भैया डिस्पोजल कितना बने? 10 लाइन? पागल है क्या? 4 लाइन। डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ 4 लाइन। मैंने 3 अकाउंट बनाया आपके लिए। एक एसेट अकाउंट बना दिया 8 से 10 लाइन का, पीएफडी बना दिया 8 से 10 लाइन का, और एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया सिर्फ और सिर्फ 4। सारे बच्चे साथ साथ हैं। अब मैं एक एक करके लिखना चालू करता। देखो सबसे पहले 1/1 को मैंने एसेट खरीदा, अभी हायर परचेज नहीं है कोई। हाँ नॉर्मली मैं कैश देके एसेट खरीदा। एंट्री बोलो, एसेट टू कैश या एसेट टू बैंक। एसेट अकाउंट में आओ, खरीदे हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 1 लाख।
अब हम बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो हम बैंक में जाके पोस्टिंग नहीं दिखा रहे, प्लीज मेरा बात समझ रहे हो ना। अब और कोई परचेस 2026 में तो है नहीं और कोई सेल भी नहीं, तो ईयर के एंड में इस एसेट पे मैं डेप्रिसिएशन करूंगा। 10% एसएलएम बोल रहा है, तो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। जब हम नॉर्मली चार्ज टू एसेट करते हैं ना, तो एसेट अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। अभी मैं चार्ज टू एसेट नहीं करा रहा, मैं प्रोविजन मेथड करा रहा। हाँ, तो आज भी आप बाई डेप्रिसिएशन लिखोगे ईयर के एंड में, किंतु एसेट अकाउंट में नहीं, पीएफडी अकाउंट में लिखा जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आके लिख देना बाई डेप्रिसिएशन 10,000। डिफरेंस समझ में आया? बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर इस अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा ईयर के एंड में, और आप लिखोगे टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000, और यही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1/1/27 का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। समझा? अरे बोलो, यहां तक समझ में आ गया? अब ऊपर जाओ, एसेट अकाउंट को भी ईयर के एंड में बैलेंस कर, किंतु मजा का बात देखो, एसेट का बैलेंस 1 लाख ही है अभी भी। इसका मतलब प्रोविजन मेथड में एसेट बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन हो जाता है। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1/1/27, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख है। बताओ, पहले साल में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, कुछ बताना है यहां तक? एक भी बच्चा, किसी को डाउट है? घर बैठे बच्चा, तुम लोगों को किसी को कुछ डाउट है क्या? डाउट नहीं है ना? अच्छा, अब सेकेंड ईयर 2000 मैं एसेट बेच रहा हूं 28 में, पर 27 में तो कुछ नहीं है, ना ही परचेज ना ही सेल, तो कम से कम ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन तो करेंगे। अरे बोलो ना, चार्ज टू एसेट में एसेट अकाउंट में लिखते थे बाई डेप्रिसिएशन, किंतु मैं प्रोविजन मेथड में हूं, तो डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में 31/12/27 मैं पीएफडी में दिखाऊंगा बाई डेप्रिसिएशन। और स्ट्रेट लाइन है तो मैं बोलूं अभी भी डेप्रिसिएशन 10 ही होगा। अरे वही 1 लाख के ऊपर 10% फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। हाँ भैया, फिर क्या? फिर एसेट को, सॉरी, पीएफडी को बैलेंस करो, टू बैलेंस कैरी डाउन 20,000। ये 20 क्या भैया? इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने जिस दिन खरीदे हैं उस दिन से आज तक इस एसेट पे कितने का डेप्रिसिएशन हो चुका? 20,000। ये अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1/1/2028 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। बोलो, समझ में आ गया सारे बच्चे एट पार? ऐसे ही एसेट अकाउंट भी ईयर के एंड में बैलेंस करना पड़ता है। 31/12/2027 बाई बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख। 27 का जो क्लोजिंग बैलेंस है, 28 का ये क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। लिख दिया? अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग, लिखा क्या? ओके, अब समझो 28 में मैं एसेट कब सेल कर 17, तो क्या मैं बोलूं 11 से 17 तक मैंने एसेट यूज किया है? अरे बोलो ना यार, तो 11 से 17 में कितना मंथ होता है? तो मैं ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सेल मैंने 6 महीने यूज किया है ना, तो इस पे 6 महीने का तो डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन कहां कर रहे हैं इस बार? पीएफडी अकाउंट में। तो मैं यहां 1/7/28 को लिख रहा हूं बाई डेप्रिसिएशन। और जरा समझो, ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 पे 10% 6 महीने का 5,000 का डेप्रिसिएशन करूंगा। किसी को 5,000 समझाना है कि समझ गए? पूरा साल का 10,000 है तो आधा साल का 5,000 है।
पहले तो डेप्रिसिएशन करेंगे जितना दिन यूज हुआ। अब सुनो अब क्या करेंगे। अच्छा ये जो डेप्रिसिएशन इसको मैं बोलता हूं ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन, मेरा आदत है मैं क्या बोलता हूं। तो पहला ब्रोकन पीरियड डेप्रिसिएशन। अब ये एसेट बेच रहे हो ना, जो भी एसेट बेचोगे ना उसको अब एसेट अकाउंट में मत रखना, इसको यहां से उठा के डिस्पोजल अकाउंट में धक्का मार दो। कहां धक्का मारना है, डिस्पोजल। तो क्या करोगे, अब मैं दूसरा कलर का पेन यूज कर रहा हूं समझ जाना। 1728 को बाय एसेट डिस्पोजल, एसेट को उठा के डिस्पोजल में डालेंगे। इस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 1 लाख, तो ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर कर, कौन सा कॉस्ट ट्रांसफर करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट। तो एंट्री क्या बना तुम समझ रहे हैं, एसेट डिस्पोजल डेबिट टू एसेट। तो करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग मुझे कहां दिखाना पड़ेगा, डिस्पोजल में। तो मैं डिस्पोजल अकाउंट में गया, मैं लिख दिया 1728, समझ रहा है ना, एसेट डिस्पोजल टू एसेट कितना था 1 लाख, समझा। इस एसेट में हमने अभी तक जितना भी डिप्रिसिएशन किया था, इस एसेट जो बेच रहा हूं वो कहां पर है भैया, वो सारा का सारा पीएफडी अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये सारा का सारा जो डिप्रिसिएशन आपको यहां दिखाई दे रहा है ये उसी एसेट पे है ना जिसको हम लोग बेच रहे हैं। तो ये अब डिप्रिसिएशन को पीएफडी में नहीं रखना, जैसे बेच रहे हैं उसका डिप्रिसिएशन जितना किया जिंदगी भर में उसको उठा के डिस्पोजल में डाल दो। तो भैया 31 नहीं, कितना तारीख था मैं तारीख भूल गया, 1728 को यहां पर जितना भी पीएफडी में बैलेंस है जो एसेट बेच रहे हैं उसको उठा के डिस्पोजल में डाल दीजिए। समझ रहा है। तो एंट्री क्या बना विजुअलाइज करो, पीएफडी टू एसेट डिस्पोजल। तो एसेट डिस्पोजल में आके क्या लिखोगे, बाई पीएफडी, बाई पीएफडी 25। अब एक मजा का बात सिखा रहा हूं, देखो डिस्पोजल अकाउंट को विजुअलाइज करो, सब रेडी है। मेरा एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट था 1 लाख और इस एसेट पे आज तक मैंने टोटल डिप्रिसिएशन कितना कर दिया है 25। अभी इस अकाउंट का बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है, ये 75 क्या समझ रहे हो, इट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द रेट ऑफ सेल। ये क्या है, बुक वैल्यू है ऑन द रेट ऑफ सेल। अब मैं इस एसेट को बेचूंगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा तो बाई बैंक, ये मेरा बात समझा, पैसा आएगा तो बैंक डेबिट करते हैं ना, तो बाई बैंक करते हैं। और सुनो ना इधर देखो मैंने लिखा था, मैंने बेच लिया 17 को कितने में 30 में। तो आज जब बेचा तो कितना रुपया घर में आएगा 30 में, 18 लिख दिया मैंने, नहीं वो 28 है। बोलो ठीक है ना। अच्छा तो अब विजुअलाइज करो, इधर देखो ना 1 लाख से 25 गया, 75 का एसेट था, 75 का एसेट हमने कितने में बेच दिया 30 में, ज्यादा में बेचा कि कम में, तो लॉस हो गया ना, कितने का लॉस। और इतना दिमाग भी नहीं लगाना तुमको, तुम ये करने के बाद इस अकाउंट का बैलेंस करो, जो भी बैलेंस है वो इधर आएगा तो प्रॉफिट और इधर आएगा तो लॉस है। और प्रॉफिट लॉस कहां ट्रांसफर करते हैं, पीएल में। तो ये जो भी बैलेंस है उसको पीएल में डाल, बाई पीएल। कितना बैलेंस बचा 45, डाल दो, खत्म। अब कई बार लोग पूछ लेते हैं कि भाई डिस्पोजल अकाउंट बनाते ही क्यों, और इसका सीधा सीधा आंसर है डिस्पोजल अकाउंट ये निकालने के लिए बनाया जाता है, क्या, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालने, क्योंकि आजू बाजू में सब कंपेयर हो जाता है तो डिफरेंस का फिगर क्या निकल जाता है, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल। तो कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाओ, वहां अगर पूछ ले डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाते हैं, ये मत बोलना डिस्पोजल का अकाउंटिंग करने के लिए बनाते हैं, फालतू आंसर बोल देना भैया मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल पता करने के लिए बनाते हैं। क्लैरिटी मिला भैया। पीएफडी का क्या हुआ, अरे तेरा पीएफडी अकाउंट बंद हो गया देख, 25 टैली हो गया। अरे भैया मेरा एसेट अकाउंट को क्या हुआ, अरे देखना 1 लाख टैली हो गया, खत्म हो गया। अभी ये जो अकाउंटिंग आपको बताया ना, ये डिस्पोजल अकाउंट मतलब सेल होता है ना, तो इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं पीएफडी मेथड में। कौन सा मेथड में, हाँ अगर कभी पीएफडी बोले तो ही पीएफडी मेथड यूज करेंगे हम लोग एग्जाम में, नहीं तो हमेशा अभी तक सब हर समय क्या करना है, चार्ज टू एसेट, तो डेप्रिसिएशन एसेट में ही चार्ज कर। हाँ स्पेसिफिकली कुछ बोल दिया तो कारनामा अलग है,
नहीं तो फिर ठीक ही है। समझ में आया? अब इतना मेहनत की क्यों? क्योंकि मुझे एक सम कराना है आपको। मैं समझाता हूं, और ये है आपके लिए छोटा सा प्यारा सम है हमारे पास, दिल बाग बाग करने वाला सम है। सम नंबर 7, और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ये सम को एक बार खुद से रीड करो। ये खुद से रीड नहीं करोगे और मैं अगर डायरेक्ट पढ़ना चालू कर दूं ना, कुछ समझ में नहीं आया। अरे बहुत छोटा सा समय ऐसे ही लग रहा है देखने में। चलो ये सम आप एक बार खुद से रीड करो प्लीज। बच्चे खुद से रीड नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, जल्दी रीड करो, बहुत बढ़िया सम है। अच्छा, इस सम पे एमआरक्यू लिख के रखो, मैं बोलना भूल गया, एमआरक्यू। पढ़ लिया? अब सुनो क्या बोल रहा है, मैं पढ़ पढ़ के साथ साथ करते हैं, तुम लोग एक बार पढ़ लिया ना सबको ही? इस सम के ऊपर मैंने बोला था एम आर क्यू लिखने, क्या आपने ये एम आर क्यू लिख रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एम आर क्यू फुल फॉर्म मस्ट रिवाइज क्वेश्चन, एग्जाम के पहले दिन ये देख के जाने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, अ फर्म अक्वायर्ड 2 ट्रैक्टर्स अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट। तो हमने 2 ट्रैक्टर खरीदा है एचपी में, डिटेल्स ऑफ विच वर एज फॉलोज। अच्छा, डिटेल्स भी दे दिया। पहला ट्रैक्टर का नाम रखा है ट्रैक्टर ए, दूसरे ट्रैक्टर का नाम क्या रखा है? ट्रैक्टर बी। पहला ट्रैक्टर खरीदा गया 1 अप्रैल 01, दूसरा ट्रैक्टर सेम ईयर में खरीदे मगर 1 अक्टूबर में खरीदे। ठीक है, कैश प्राइस देखो, पहला ट्रैक्टर का कैश प्राइस कितना है? 14, और दूसरे वाले का कितना है? 19। फिर बोलता डिपॉजिट किया था फर्स्ट ट्रैक्टर के लिए 2000, सेकंड के लिए 2680। डिपॉजिट, वेरी गुड, ये डाउन पेमेंट है। तो इसका मतलब दिमाग अगर चल रहा है 14 में से अगर 2000 डाउन दे दिया तो अभी भी कितना देना बाकी है? समझ रहे हैं ना? ये इसका भी वैसे ही निकल जाएगा। इंटरेस्ट डीम टू अक्रू इवनली ओवर द पीरियड ऑफ अग्रीमेंट 2400। भगवान तेरा भला करे, इंटरेस्ट निकाल के दे दिया। बोलता जो टोटल इंटरेस्ट है ना, टोटल 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 इंटरेस्ट कितना है? 2400। नहीं समझा? और बोल रही जो इंटरेस्ट है ना, क्या बात बोला, ऐसा कभी होता नहीं है, ये मैजिक ऐसा एग्जाम के समय होता है। बोलता डीम टू अक्रू इवनली ओवर द पीरियड ऑफ अग्रीमेंट। बोले जो इंटरेस्ट है ना,
अग्रीमेंट पीरियड में बराबर बराबर बटे। नहीं समझा? मान ले मेरा अग्रीमेंट 12 महीना का हुआ, कितना महीना का? तो बोलता है ये 12 महीना में इंटरेस्ट इक्वली डिवाइड करो, मतलब हर महीना में 200 रुपया करके इंटरेस्ट लगता है। पर प्रैक्टिकली इंटरेस्ट कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट तो अर्लियर ईयर्स में ज्यादा होता है और लेटर ईयर्स में, बाद के ईयर्स में कम होता है। कैसे कैसे कैसे? अरे गधेड़ा, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच बैलेंस? लॉजिकली बताओ, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब मेरा बात समझो, पहले मेरा लोन 1 लाख रुपया था, जब इस पे मेरा 10% इंटरेस्ट बनेगा तो पहले साल तो 10,000 ही होगा ना। अब 1,10 बना मान लो, अब मैंने 20,000 रुपया का इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो मेरे पास आज कितना बचा? 90,000। अब अगले साल जब 10% इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा? 9,000। अब 81 बचा मान। मैंने अगले साल फिर से इंस्टॉलमेंट पे कर दिया 20, तो अब बचेगा 61। अब अगले साल इंटरेस्ट जब 10% करेंगे 6100 होगा ना। अरे जैसे जैसे आप लोन पे करते जाते हैं आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होता जाता है, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होगा तो इंटरेस्ट भी हर साल धीरे धीरे कम होता है। किंतु ये लोग बोलते ना हमारे यहां तो इंटरेस्ट हर महीना बराबर बराबर है। तो मैंने कई बार बोला है तुम लोग को, अगर नहीं बोला तो सुन लो, क्वेश्चन पेपर भगवान होता है, जो बोलेगा मान लेना। अब ये ज्ञान मत लगाना ना इंटरेस्ट तो कम होता है, मैं देखा हूं हर बार, लॉजिक तो यही बोलता है। तुम्हारा लॉजिक गया तेल लेने। क्वेश्चन में बोल दिया बराबर है हर महीना, तो इसको जितना जितना इंस्टॉलमेंट होगा बराबर बराबर बांट देना है। मेरा बात समझ में आया? देखते हैं कितना महीना का हो सकता है पीरियड वेरियड में, देखता हूं। अच्छा एक बात बता, देखिए कौन तुम लोग में से इंटेलिजेंट है, बता पाएगा क्या? एक क्वेश्चन पूछता हूं, ट्रैक्टर 1 का एचपीपी कितना बता पाएगा? हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस कितनी है? मैं पूछा एचपीपी, हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस कैसे निकालते हैं पता है कुछ? क्या करते हैं? डाउन पेमेंट फिर प्लस इंस्टॉलमेंट, और एक तरीका बताया था, भूल गया ना? तो नोट्स घुमाओ ना एक बार, नोट्स घुमाओ, पहले दिन का पेज में जाओ, रिवीजन तो कर नहीं रहा है। हायर परचेज प्राइस बताने में दिक्कत हो रहा है इन लोग को, नालायक। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट नहीं समझता है। हायर परचेज प्राइस में एक्स्ट्रा क्या देना होता है? इंटरेस्ट। अगर मेरा कैश प्राइस 14 है और इंटरेस्ट ये है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि मेरा एचपीपी 16,400 है? अरे बोलना ना लायक, तुम लोग अभी भी नहीं समझा। अच्छा ठीक है, चलो आगे। बोथ अग्रीमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट टू बी मेड इन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट। ए टोटल कितना इंस्टॉलमेंट है? 24, वो भी मंथली है, हर मंथ को देना है। कमेंसिंग फ्रॉम लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ परचेज, जिस महीना परचेज किया उसके एंड से, मतलब ये 1 अप्रैल को परचेज किया है ना, तो पहला इंस्टॉलमेंट 30 अप्रैल, अगला 31 मई, उसके बाद 30 जून, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अरे अप्रैल मई जून जुलाई पता है ना, एंड ऑफ द मंथ में मुझे पे करना है इंस्टॉलमेंट, मैं कर दूंगा। ऑल इंस्टॉलमेंट्स बीइंग पेड ऑन ड्यू डेट, और बोला सारा इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट के दिन ही पेमेंट है। हाँ तो ठीक है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। कि तो एक बात मेरे को समझ में आ गई, मेरा टोटल कितना तो मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट भी 24 इंस्टॉलमेंट में बांटा जाएगा। अरे बोलना, तो हर इंस्टॉलमेंट में कितना रुपए का इंटरेस्ट रहेगा? तुम लोग अभी भी समझा नहीं, सुनना, तुम लोग मेरे साथ लिखना चालू कर, वर्किंग नोट 1, और ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। अच्छा दो ट्रैक्टर है ना, दोनों ट्रैक्टर का कैलकुलेशन करना है, तो हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम है ट्रैक्टर ए का और दूसरा कॉलम है ट्रैक्टर बी का। किंतु फिलहाल मैं सिर्फ ट्रैक्टर ए का बात करूं, मैं बी का कॉलम बना के छोड़ दिया, उसका भी चर्चा करेंगे, पर पहले मैं ट्रैक्टर ए के लिए चर्चा करूंगा। और क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ लिए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। कैश प्राइस बताइए, कैश प्राइस ट्रैक्टर ए का, मैं नहीं बता रहा, आप देख के बताओ क्वेश्चन में
देखो देखो स्क्रीन पे देख लो, क्वेश्चन है कितना कैश प्राइस 14,000। अच्छा 14 कैश प्राइस में पहले दिया जाता है डाउन पेमेंट। मैं दिखाता हूं स्क्रीन पे, आप देख के बताओ डाउन पेमेंट कितना था ट्रैक्टर का 2000। तो मैं बोल रहा हूं 2000 दे दिया, तो अभी भी कितना रुपया देना बाकी है, और ये 12,000 हम लोग पे करेंगे इन 24 इंस्टॉलमेंट्स, 24 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 12,000 ये मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट है, मगर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ए भाई, तो मैं बोल रहा हूं भाई साहब समझो ये मेरा टोटल इंस्टॉलमेंट ही है, मगर समझाने के लिए बोल दिया ये मेरा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। हाँ लोन अमाउंट भी बोल सकते हैं, एकदम सही है, हम लोग का पुराना नाम लोन अमाउंट है ये हमारा। बहुत अच्छा। एक बात बता, जब सच्ची में इंस्टॉलमेंट देने जाएगा तो इसमें इंटरेस्ट भी तो जुड़ना चाहिए। तुम्हारा इंटरेस्ट था कितना ही बता, टोटल इंटरेस्ट बता। टोटल इंटरेस्ट है 2400। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, सुनो ना, 14,400 इज द टोटल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट जोड़ के 24 इंस्टॉलमेंट में मुझे कितना देना पड़ेगा 14,400। अरे प्रिंसिपल भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, और ये दोनों कितने कितने इंस्टॉलमेंट में देने हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ये फिगर का मतलब क्या है। तो मैं बोल रहा हूं दिस इज माय टोटल इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। नहीं समझा? अरे नालायक, समझ रहा है? तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इसका आंसर कोई बता पाएगा तुम लोग में से? मैं बोल रहा हूं इंस्टॉलमेंट पर मंथ, बता पाओगे फिर इसका कितना है? कैसे निकाला, कैसे निकाला? बोला भैया टोटल है आपका 14,400 देना हमको, और टोटल अगर 24 इंस्टॉलमेंट है तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का? 600 रुपया। अच्छा ये जो तुम 600 बोल रहे, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अच्छा एक और चीज बता दे फिर, इतना जब बोला तो लास्ट एक चीज और बता। मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट पर मंथ कितना है इस ट्रैक्टर? टोटल इंटरेस्ट 2400 है, इसको 24 इंस्टॉलमेंट में तोड़ेगा तो हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना करके 100 के। क्या इतना दूर आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, समझ रहा था, अच्छा ही बात है। यहां तक का कैलकुलेशन सारा बच्चा लोग प्लीज लिख ले, लिख के फिर मेरे को बताएं कि भैया हाँ हो गया, तो आगे का चर्चा करें। किसी को कोई डाउट है यहां तक? मेरा ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया? अच्छा मैं बोल रहा हूं आगे पढ़ता हूं क्वेश्चन। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया, तो ना मैं सेकंड पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ रहा, थोड़ा देर बाद पढ़। भैया क्यों? अरे सेकंड में ना ये ट्रैक्टर बी का कहानी कुछ सुना है, और अभी मैं सिर्फ ट्रैक्टर ए का बात करना चाह रहा हूं, अभी बी का बात नहीं कर रहा। मैं पढ़ लूंगा आगे जाकर, डोंट वरी। द फर्म प्रिपेयर्ड अकाउंट्स एनुअली ऑन 31 दिसंबर। तो ईयर एंड इनके यहां कब है? दिसंबर है हर साल का। एंड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर एट स्ट्रेट लाइन 20% पर एनम। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में थे, डब्ल्यूडीवी नहीं है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट रुपी, वो भी मैं समझ गया। apportioned as from the date of purchase to the date of disposal। ये तो सभी को पता है, बोलता खरीदने फर्स्ट डे जिस दिन खरीदे उस दिन से जब तक यूज किए तब तक का डेप्रिसिएशन होता है। तो हम क्या उसके बाद का डेप्रिसिएशन करते हैं? ना लाइक कहीं का। तो ये तो नॉर्मल सा बात बोल रहा है, कुछ नया नहीं बोल रहा। एक बात बता, एक तो ऐसे मैं चेक कर रहा हूं, हम लोग एसेट खरीदे कौन से ईयर में? 2001 में। मेरा बात समझ में जो बोल रहा हूं, अगर मैं 2001 में खरीदा, ये चालू होगा ईयर 1/1/2001। ईयर खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2001। नया साल चालू होगा 1102। अगला साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पर हमने ये जो ट्रैक्टर खरीदा था, खरीदा कब था? 1 अप्रैल 01। मैं ट्रैक्टर ए का बात कर रहा हूं। हाँ सर कि ना सर? हाँ भैया क्यों क्यों बात कर रहे हैं? देखो आगे क्या बोला है, you are required to record this transaction in the following account। कौन सा अकाउंट? carrying down the balance to 31st December 01 and 0।
नहीं समझा? 2001 एंड 2002 का बनाने बोल रहे, मतलब मैं बोल रहा है लोग कि हमको ये चार्टो अकाउंट बनाना है, किंतु कितने सालों का? सिर्फ 2 साल का बना, 2001 एंड 2002 का। कौन कौन सा अकाउंट बनाना है? बोलता एक तो तू ट्रैक्टर बना ले, मतलब एसेट अकाउंट। अच्छा मेरे दो दो ट्रैक्टर, तो मैं दो दो अकाउंट बनाऊंगा, एक ट्रैक्टर ए और एक ट्रैक्टर बी। अभी मैं बी का बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ए बनाने का बात कर रहा हूं। एक तो बोल दिया देखो अपने मुंह से, पीएफडी अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल ऑफ ट्रैक्टर समझ गया, वही ट्रैक्टर डिस्पोजल, मैं एसेट डिस्पोजल बोला था, वही ट्रैक्टर डिस्पोजल। और ये कौन है? हायर परचेज कंपनी। अच्छा हायर परचेज कंपनी मतलब जिससे हमने परचेज किया। अच्छा अच्छा, हायर वेंडर का बात कर रहा है नालायक। इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट बनाने बोल रहा है? हायर वेंडर। अरे एसेट और वेंडर तो हम बनाते ही हैं, क्योंकि पीएफडी मेथड है तो पीएफडी बोल दिया, और यहां कोई सेल वेल का कहानी बोल रहा है इसलिए डिस्पोजल बोलेगा। किंतु बता ट्रैक्टर ए में कहीं तुम सुना है कोई सेल का कहानी? तुम अभी तक मेरे साथ जो जो पढ़ा, कहीं ट्रैक्टर ए बेचने का बात बोला है? नहीं। बी बेचने का बात बोला है, तो मैं बोला ए में तो डिस्पोजल अकाउंट बन ही नहीं सकता। ए के लिए इसका मतलब 3 अकाउंट बनेगा, एक ट्रैक्टर बनेगा, उसका डेप्रिसिएशन के लिए पीएफडी, और एक हायर वेंडर। तो मुझे टोटल कितना अकाउंट बनाना है? 3 अकाउंट, मगर 2 साल के लिए। किंतु एक बात समझो, ये एसेट हमने खरीदा था 1/4, पहला साल का एंड ये लोग बोला 31 दिसंबर 01, मानते हो? तो पहले साल में कितना इंस्टॉलमेंट हम देंगे बोलो तो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना महीना हो गया? 9 मंथ्स, मतलब 9 इंस्टॉलमेंट जाएगा। अरे 9 मंथ है, 9 इंस्टॉलमेंट, और अगले साल पूरा का पूरा 12 इंस्टॉलमेंट जाएगा। दूसरा बात, पहले साल हम एसेट 9 मंथ्स यूज करेंगे, तो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन करना। भाई खरीदा अगर 1/4 को है, तो 1/4 से 31 12 यूज कर पाएगा ना, कि पूरा साल यूज कर लेगा? If I have acquired the asset on 1st April, can I use it before 1st April? So obviously in the current year I am using the asset from 1/4 to 31st December. That is how many months? So if I am using for 9 months, I'll depreciate my asset for how many months? थोड़ा इंग्लिश बोला, समझ में आया? समझ आया मैं क्या बोला? क्लियर हो गया सबको? और किंतु अगले साल मुन्ना मैं एसेट तो पूरा साल यूज करूंगा, तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन कर पाऊंगा। ठीक है, चलो इतना तुम समझ गया। लिखो बुक्स ऑफ, क्या नाम था परचेजर का? नाम क्या था? कोई नाम ही नहीं दिया। डॉट डॉट डॉट, एसेट का नाम था ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ए अकाउंट बनाऊंगा। अच्छा ट्रैक्टर ए को बेचने बेचने का कोई स्टोरी बोला है क्या? नहीं। अब मतलब एकदम कंफर्टेबल अकाउंटिंग होगा ट्रैक्टर में। क्या क्या बोल रहा है? ओ, वातावरण बाहर का ठीक नहीं है, तो तुम लोग 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, ऐसा क्या? तो घर तो जा नहीं पाएगा, तो इतना कमजोर क्यों कर लिया अपने सिस्टम को? प्रोफेशनल बच्चा लोग 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता है, वो लोग ही क्लियर करता है, वो लोग वही है जो लोग क्लियर करता है। समझ रहा है? ये वो लोग वही है, मैं बताता हूँ, जो लोग क्लियर करता है एग्जाम। ट्रैक्टर है, अच्छा 2 साल का अकाउंटिंग होगा ना? हाँ तो ठीक है, तुम 6-7 लाइंस का अकाउंटिंग बना ले, उससे ज्यादा क्या ही करेगा, 6-7 लाइन का। ऊपर ट्रैक्टर अकाउंट है। हाँ जी, हाँ नहीं हुआ तो बगल वाला का पेज फाड़ के चिपका दे, और क्या। अच्छा पीएफडी अकाउंट एक तो बनाया, और इसी के नीचे ट्रैक्टर डिस्पोजल बना ले, ये लोग बोला था। नहीं नहीं, ट्रैक्टर डिस्पोजल तो नहीं बनेगा ना, इसमें तो सेल हुआ ही नहीं, सॉरी सॉरी। और एक कौन सा अकाउंट बोला था? हायर वेंडर, हायर वेंडर, हाँ वही हायर वेंडर, एक वेंडर अकाउंट। हाँ वही, ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं है, 5 to 7 लाइन्स विल बी मोर देन एनफ। पीएफडी, पीएफडी वही 7 लाइन्स का बना, तीनों अकाउंट 7-7 लाइन का बना ले।
एक ट्रैक्टर ये बनाया तुम लोग, उसके बाद पीएफडी अकाउंट बना लिया, और उसके बाद हायर वेंडर बना लिया। सारे बच्चे साथ साथ तीनों अकाउंट बना के बैठे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2001 को हमने ट्रैक्टर खरीदा, तो ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और ये ट्रैक्टर रिकॉर्ड होगा कैश प्राइस में। तुम्हारे पास क्वेश्चन इधर देख लो, कैश प्राइस कितना था मेरा ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर ए का 14, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग एट विच वैल्यू 14,000। क्या सही है ना? अब इसके बाद करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कहां जाना चाहिए? वेंडर में। तो वेंडर में जाओ 1 अप्रैल 01 बाई एसेट, और एसेट का नाम क्या है? ट्रैक्टर। ऐसे क्या देख रहा है? ये अकाउंटिंग तो इतना बार करके आ गया, ये अकाउंटिंग नहीं हो रहा है क्या तुमसे? इसको भी इतनी गहराई से देख रहा है, मतलब क्या लिख रहा है आदमी? एसेट टू हायर वेंडर, समझ गया ना? हाँ ट्रैक्टर ये लिखो, जरूर लिखो। बोलो यहां तक एकदम क्लियर हुआ बात? फर्स्ट एंट्री डन। अब सेकंड क्या करते हैं? डाउन पेमेंट। अरे पहले साल तो डाउन पेमेंट होगा ना, तो 1401 हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक करके समय बताओ डाउन पेमेंट कितना था? 2000। तो मैं लिख दिया 2000। हो गया। अब फिर क्या करते हैं बोलो तो? एसेट भूल जाओ, एसेट अकाउंट बाद में बना लेंगे, पहले वेंडर खत्म करते हैं 2 साल का। पहले साल अब क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। कब करते हैं? ड्यू डेट के दिन। ईयर एंड में नहीं बोला था मैंने कभी भी। मैं कब बोला ईयर एंड में ड्यू होता है? नोट जरा खोलो तो जरा, क्या लिखवाया था मैंने? इंटरेस्ट ड्यू कब करते हैं? इंस्टॉलमेंट के ड्यू डेट के दिन। बोलो तो मेरा इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट कब आएगा? सुनो ना, मंथली इंस्टॉलमेंट है। इस साल अप्रैल में खड़े हैं, पहला ड्यू होना चाहिए 30 अप्रैल। लिखना मत, हाँ 30 अप्रैल को, फिर 31 मई को, फिर आएगा 30 जून को, उसके बाद आएगा 31 जुलाई को, उसके बाद आएगा 31 अगस्त को, समझ रहे हैं ना? फिर 30 सितंबर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर आएगा ना, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा। इतना बार ड्यू होगा, और जितना बार ड्यू होगा नियम के हिसाब से बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट लिखना चाहिए। अब एक साल में अगर 9 बार ड्यू होगा तो बाय इंटरेस्ट 9 बार होगा, और तुम इंस्टॉलमेंट 9 बार पे करेगा तो हर महीना टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक करके कितना बार लिखेगा? 9 बार। अब तुमको आ रहा है गुस्सा? बोले आदमी तो एकदम नालायक निकला। हम पूछे कितने लाइन का जगह चाहिएगा, जब इतना जगह चाहिए तो 7 लाइन क्यों बनवाए हमसे? सुनो ना, अब लॉजिकली सोचो, हमको 2 साल का काउंटिंग बोला है। 2 साल में पहला साल 9 महीना, और अगले साल कितना महीना? 12 महीना। जो थोड़ा समझता है, 9 + 12 इज हाउ मेनी मंथ? 9 + 12 हाउ मेनी? भैया 21 टाइम्स बाय इंटरेस्ट लिखना है, 21 टाइम्स टू बैंक लिखना है, और लिखा तो पेपर में एक ही सम होगा। तुम समझ रहे हैं ना? और एक नहीं 2 ट्रैक्टर है, तुम भूल रहे, हम तो पहले ट्रैक्टर का काउंटिंग में खड़े। तो भैया इंस्टीट्यूट यहां तुमको रियायत दे दिया। इंस्टीट्यूट क्या बोला पता है? बोला इतना बार मंथली अगर आ जाए ना, इतना बार मत दिखा। बोला एक बार में उस साल जितना इंटरेस्ट होगा एक बार में कर दो, एक बार में पेमेंट दिखा दो। तुम समझानी बात, मैं समझाता हूं। मैं क्या करूंगा ना, डेट कॉलम में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, क्योंकि 9 बार करंट ईयर में मैं 9 बार इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। करंट ईयर में मैं कितने बार? 9 बार। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक बार में इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री दिखाऊंगा बाय इंटरेस्ट। एक एक महीने का इंटरेस्ट कितना था? जल्दी बोलो, एक एक महीने का इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपए करके इंटरेस्ट था पर मंथ, इक्वल बोला था। तो 9 मंथ्स का यहां पर इंटरेस्ट कितना होगा? 900 ड्यू कर दो एक बार में। मेरा बात समझा? एक बार में 9 मंथ्स का, क्योंकि करंट ईयर में, फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स है, और ड्यू करने के बाद फिर पेमेंट करना है। एक्चुअली में तो 9 बार पेमेंट होगा, 9 बार नहीं दिखाएंगे, एक बार में 9 मंथ्स का पेमेंट दिखाएंगे। एक एक इंस्टॉलमेंट तुम लोग अपने नन्हे नन्हे हाथों से निकाला था, कितना रुपए करके? 600। मैं 9 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, कितना हो जाएगा? 5400। शॉर्टकट समझा?
नहीं भैया हम तो पर मंथ का एंट्री दिखा रहे, दिखाओ मुझे, 3 घंटा में एक ही सम होना है तुमसे। फिर इंस्टीट्यूट को हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए इस जगह पर, ये रियायत दे दिया, नहीं तो जान लेवा हो जाता एंट्री करते करते। अच्छा नेक्स्ट, अब ईयर के एंड में मुन्ना 31 दिसंबर 01 को हायर वेंडर अकाउंट को बैलेंस करो, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस बच रहा है बताना, 7500, यही अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 7500। अच्छा बोलो तो अगले अगले साल कितना ठो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, 12 ठो, मंथली है ना, और कोई झंझट झमेला तो है नहीं इस एसेट में, तो नॉर्मली 12 इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब मैं 12 इंटरेस्ट थोड़ी ना दिखाऊंगा, मैं तो बाई इंटरेस्ट लिख के छोड़ दूंगा। मैं बोलूंगा एक इंटरेस्ट 100 का है, 12 इंस्टॉलमेंट में 1200 रुपए का इंटरेस्ट। अच्छा इसीलिए इंटरेस्ट इक्वली कर दिया जिससे कैलकुलेशन का झमेला ना रहे, ये तो मर जाते। मतलब निकाल तो लेते ही हम लोग, अकाउंटेंट आदमी निकाल तो लेंगे सारा चीज, पर करते करते दिन बीत जाता। ठीक है, अब फिर पेमेंट करेंगे, ए सुनो ना, 31/12/01 को, जब हम नहीं 31/12 को क्यों, पेमेंट का तो डेट लिख ही नहीं सकते क्योंकि सारा पेमेंट एक साथ दिखाएंगे ना। हाँ टू बैंक, सॉरी, एक एक इंस्टॉलमेंट 600 का है, तो 12 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, 12 6 72, समझ रहा है ना, ये 12 इंस्टॉलमेंट पे किया ना। अच्छा पे करने के बाद ईयर का एंड 31/12/01 बैलेंस देखो, $1500 बच रहा है शायद, और मैं आगे नहीं बनाऊंगा वेंडर अकाउंट क्योंकि यहीं तक मांगा था मेरे से, ये लोग यहीं तक मांगा था मेरे से। जरा चेक करो हायर वेंडर अकाउंट समझ में आया क्या, क्या किया आपको समझ में आया क्या, जल्दी बताओ। दीदी भूख लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, हो गया। अच्छा अब आ जाओ एसेट अकाउंट में, एसेट अकाउंट में आओ, पहले साल एसेट यूज हुआ है अप्रैल से लेके दिसंबर, कितना मंथ्स, 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का मुझे डेप्रिसिएशन करना है। अच्छा डेप्रिसिएशन क्या मैं ट्रैक्टर अकाउंट में बाई डेप्रिसिएशन लिखूं कि पीएफडी में जाके लिखूं, पीएफडी में, पीएफडी बोला तो पीएफडी में जाइए ना भैया, 31/12/01 बाई डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन बोला था पता है ना तुम लोग को, तो ऑन ओरिजिनल कॉस्ट 14,000 एट द रेट कितना परसेंट है, 10% था ना, 10% था ना, एक बार देखने दे तो 10% था क्या डेप्रिसिएशन, ओ नहीं सॉरी सॉरी 20% पर एनम था, स्ट्रेट लाइन बेसिस, 10 नहीं था 20 था, माई मिस्टेक, सो 20% था, मगर एसेट मैंने 9 मंथ्स यूज किया तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा, तो 14,000 पे 20%, 9/12 कितना हो रहा बोलते हो, 2100। अब तुमको तो सिखाया हुआ ये बात कि ईयर के एंड में पीएफडी को बैलेंस करना पड़ेगा, चलो बैलेंस करो, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये 1/1/2002 का ओपनिंग बैलेंस भी तो बनेगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2100। सिर्फ पीएफडी नहीं, एसेट अकाउंट भी बैलेंस होता है, मैंने अभी सिखाया था, एसेट अकाउंट भी बैलेंस होता है, एसेट अकाउंट, जाओ जाओ जाओ, ईयर का एंड का डेट डालो 31/12/01 बाई बैलेंस कैरेट डाउन 14,000 है, इस साल का क्लोजिंग 1/1/2002 का ओपनिंग बनेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,000। बोलो बना दिया 14,000। अच्छा नेक्स्ट ईयर एसेट पूरा साल यूज हुआ है 2002 में, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा,
चलो ईयर का एंड का डेट डालो पीएफडी अकाउंट में 31/12/02 बाई डेप्रिसिएशन। अच्छा स्ट्रेट लाइन बोला था ना, तो 14,000 पे 20% करके फुल ईयर होगा। क्या होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट बोलो, 2,800। बस ईयर के एंड में 31/12/02 को बैलेंस भी कर देना 4,900। क्या जी, समझ रहे हो? और क्या करें? मतलब भैया ये तो हो गया, अब इधर आइए एसेट अकाउंट, उसको भी तो बैलेंस करेंगे। तो ईयर के एंड में 31/12/02 बाई बैलेंस 14 ही रहेगा। और हम यहीं पर अकाउंट छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 साल का अकाउंट बनाने में, तो मैं 2 साल का बना के छोड़ दूंगा, मेरे को क्या था। किंतु अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ किसका अकाउंटिंग किया, ए का, किंतु ए का अकाउंटिंग फिनिश हो गया। अब मेरे को अकाउंटिंग किसका करना है, बी का। आप लोग सब रेडी हैं? तो मैं बी का बात पढ़ लूं थोड़ा सा। मैं एक पैराग्राफ छोड़ के आया था, अगर आपको याद हो तो वो पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद ही अकाउंटिंग चालू करेंगे। तो क्या बोल रहा है देखो, ऑन 30 जून 2002 ए एसेट खरीदा कब था, 1 अक्टूबर 01। तुम समझा नहीं, ए रुको, ये वाला पहला ट्रैक्टर का कहानी हटाओ यहां से, ये 2 साल का कहानी करना था। सारा बच्चा फोकस करो, ये एसेट बोल रहा है 1 अक्टूबर 01 को खरीदा गया, यही बोला ना। तो पहले अपना हिसाब लगाओ। अच्छा हिसाब क्या, चलो बाद में पढ़ेंगे। बोल रहा है ऑन 30 जून 2002 ट्रैक्टर बी was completely destroyed by fire। ए 30 जून 2002 को ये डिस्ट्रॉय हो गया पूरा का पूरा। यहां पर देखो 30 जून 2002 कब आएगा, तुम समझ रहा है, यहां कहीं पर आएगा 30 जून 2002, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ईयर 1 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 महीना है, मतलब इसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स ड्यू होंगे। और मैंने एसिड भी 3 महीना यूज किया है, तो पहले साल में सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कर पाऊंगा। और अगले साल जनवरी से लेके जून, जून को तो एसिड डिस्ट्रॉय हो ही जा रहा है, तो मैंने ये एसिड कितना महीना यूज किया, 6 महीना। तो मैं इस पे 6 महीना का डेप्रिसिएशन कर पाऊंगा, उसके बाद तो एसिड मेरे हाथ में है ही नहीं, तो काहे का यूज और काहे का डेप्रिसिएशन, बात समझ रहे हो। और 6 महीना तक एसेट था, तो 6 महीना तक मैं इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री मार पाऊंगा, 6 इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री मार पाऊंगा। अब आगे क्या होगा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, इतना दूर तक तो मेरा दिमाग काम कर रहा है ये लाइन पढ़ने के बाद, किंतु आगे क्या बोला पढ़ने दो। आगे बोलता है ऑन 30 जून ट्रैक्टर बी वाज कंप्लीट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अच्छा ये लॉस बियर कौन करेगा, परचेजर की वेंडर, परचेजर को ही करना पड़ेगा बेचारा को। इन फुल सेटलमेंट ऑन 10 जुलाई 2000, जून में आग लगा, ठीक 10 दिन बाद, एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड 15,000 अंडर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। ये आदमी स्मार्ट था, ये ट्रैक्टर बी पे क्या लेके रखा था, इंश्योरेंस। तो 10 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग को कितना रुपया मिल जाएगा, 15,000। चलो बच गए, ज्यादा नुकसान नहीं होगा ऐसा लग रहा है। आउट ऑफ विच 10,000 वाज पेड टू हायर परचेज कंपनी इन टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट। और बोलता तुरंत के तुरंत 15,000 आया ना। अब हम लोग बोले भैया एसेट तो है ही नहीं ट्रैक्टर बी, अब इसका अकाउंट रख के क्या मतलब है, 10,000 देके सेटल कर दिया, किसके साथ, हायर वेंडर के साथ। वेंडर को बोला ले पकड़ 10,000, बाकी जो है सलट गया। इसका मतलब वेंडर में कोई बैलेंस होगा, मान लो हायर वेंडर में 11,000 बैलेंस है और मैं 10,000 में सेटल कर दिया, तो बोल तो मेरा फायदा हो गया कि नुकसान हो गया। हाँ 11 का 10 में सेटल हो रहा है तो फायदा हो गया, तो इसको पीएल में डाल देना 10। अच्छा उल्टा भी हो सकता है, तुम्हारा बैलेंस मान ले 9,000 था, बैलेंस कितना था तुम्हारा 9,000,
अब तुम 10,000 पे करके बोला सेटल, तो बाकी क्या हो गया, लॉस, उसको पीएल में डाल देना, लॉस को सेटल कर लेंगे, देख लेते हैं अकाउंट में क्या क्या दिक्कत है। आगे बोल रहा है एनी बैलेंस ऑन हायर परचेज कंपनी अकाउंट, मतलब हायर वेंडर में अगर कोई बैलेंस बच जाए पेमेंट करने के बाद, हाँ तो बोला तो भाई प्रॉफिट लॉस है, इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वॉज टू बी रिटर्न ऑफ, अरे वही बात बोल रहा है कि हायर वेंडर में कोई बैलेंस बच जाएगा, घबराइएगा मत, राइट ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा बोल, तो हम लोग बचपन से कोई भी चीज राइट ऑफ कौन से अकाउंट में करते हैं, मुझे बोला कोई भी चीज राइट ऑफ कौन से अकाउंट में करते हैं, पीएल में। आसान सा लैंग्वेज को घुमा के बताया, वही जो मैं नहीं बता रहा था कि अगर डिफरेंस होगा तो प्रॉफिट लॉस आएगा, उसको पीएल में डाल देना, वही बात वो लोग घुमा के क्या बोला, राइट ऑफ कर देना। ठीक है भाई कर देंगे, और तो कुछ नहीं बोला। तो इस बार ये ट्रैक्टर बी के लिए 3 नहीं 4 अकाउंट बनेगा। ट्रैक्टर अकाउंट तो बनेगा ही, उसका डेप्रिसिएशन के लिए पीएफडी तो बनेगा ही, हायर वेंडर भी बनेगा ही मेरा, साथ में डिस्पोजल भी बनेगा, क्योंकि वो लॉस हो गया ना, डिस्पोज हो रहा है, तो डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा। इस बार 3 नहीं, कितना बनेगा, 4। चलो 4 अकाउंट बनाएंगे, जैसे पहले नहीं बनाए थे वैसे ही बना लो, उतना ही का। पहला बनेगा ट्रैक्टर बी अकाउंट, उसके बाद पीएफडी अकाउंट, उसके बाद हायर वेंडर अकाउंट, और उसके बाद एक और कौन सा बनेगा, डिस्पोजल। मेरा तो बन गया चारों, तुम देख लो अपना। वही 774 777 पहला 3 अकाउंट, और लास्ट में डिस्पोजल अकाउंट 4 लाइन का। ट्रैक्टर भी वही 7 लाइन का बना लो, चाहिएगा नहीं उतना फिर भी बना लो। फिर पीएफडी भी बना लो 7 लाइन का, हायर वेंडर भी बना लो 7 लाइन का। बस ट्रैक्टर डिस्पोजल बनाओगे ना तो सिर्फ 4 लाइन का बनाना, उससे ज्यादा हमको लग रहा नहीं है जरूरत पड़े। अगर ये 4 अकाउंट आपसे बन जाए तो मेरे को बताना, क्योंकि मैं पहले ये वर्किंग नोट कंप्लीट करूंगा जो मैंने खाली छोड़ा था। सारा डेटा क्या भरना है वो लिखा हुआ है, बस भरना है मेरे को, मैं आपसे पूछ पूछ के भरूंगा। तुम बस क्वेश्चन देखते देखते, कोशिश करते करते मेरे को बताते जाना। 4 अकाउंट ड्रॉ हो गया सबसे। पहला कौन सा बनाया था, ट्रैक्टर बी, उसके बाद क्या बनाया, पीएफडी अकाउंट, ठीक है ना। उसके बाद बनाएगा हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर, और लास्ट में क्या बनाया, ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट। पहला बनाया ट्रैक्टर बी, फिर बनाया पीएफडी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। थर्ड तुम बनाए हायर वेंडर, और फोर्थ तुम बनाए हो ट्रैक्टर डिस्पोजल अकाउंट। बस अभी खत्म हो जाएगा, 5-7 मिनट का काम और बचा। रेडी, अरे रेडी। अच्छा है ना, घर वालों को अच्छा मुआवजा मिलेगा, है ना। चलिए कुछ तो काम आएंगे ना, वैसे सोचो। ट्रैक्टर बी का बात सोच रहे, ट्रैक्टर बी का कैश प्राइस कितना था, 19, तो चलिए लिखिए 19,000। ट्रैक्टर बी का डाउन पेमेंट कितना था, 2680, तो आके मैं लिख दिया यहां पर डाउन पेमेंट 2680। तो प्रिंसिपल कितना बाकी है, 19,000 माइनस 2680, 16,320। इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट 2880, इंटरेस्ट 2880, ऐड करो 2880, 2880, 19,200, 19,200। ये समझ रहे हैं ना, ये 19,200 है, 19,200 आ रहा है ना, मेरा तो 200 दिख रहा है, वो 2680 है। हाँ ठीक ही है मेरा बच्चा, ये 2680 है, ये डाउन पेमेंट नहीं है, इंटरेस्ट है, ये 2880। दीदी क्या देख रही है,
कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा हो रहा है। अच्छा चलो, ये 19200 को डिवाइड करना कितने इंस्टॉलमेंट्स में? 24। तो पर इंस्टॉलमेंट कितना है मेरा? 800। और इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट था 2880 डिवाइड बाई 24, कितना बन रहा है? 120। तो याद रखिएगा, मेरा एक एक इंस्टॉलमेंट 800 रुपए का है और हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 120 रुपए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो कहानी अपने आप हो जाए। बोले डन, शुरू करते हैं। आइए अपने ट्रैक्टर बी में, खरीदे कब थे बताओ डेट? 1 अक्टूबर 01। ट्रैक्टर बी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कितने का एसेट खरीदे थे बता, मैं भूल गया। कैश प्राइस चाहिए मुझे, मैं क्यों बताऊं? हाँ वर्किंग में लिखा हुआ देखो ना जाके, 19,000। ट्रैक्टर बी टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर में जाइए 11001 बाई ट्रैक्टर बी। हाँ ट्रैक्टर बी कितने कितने का एसेट था ये? 19,000। मैं वेंडर को पहले सल्टाता हूं। सेम डेट में सबसे पहले मुझे पे करना है डाउन पेमेंट। हायर वेंडर टू बैंक, मेरा डाउन पेमेंट कितने का था जरा चेक करके बताओ। तो उसे सही से लिख रहा है ना तुम लोग साथ साथ, घबरा तो नहीं गया? अच्छा सुनो ना, ईयर के सॉरी अक्टूबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब इस साल 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। अरे भाई, तो 3 तो इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करना पड़ेगा। अब एक साथ मारेंगे हम, अलग अलग 3 बार नहीं मार पाएंगे, रियली सॉरी। बाई इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट 120 का है, तो 3 इंस्टॉलमेंट का 3 इंटरेस्ट कितने का हो गया? 360। और फिर 3 इंस्टॉलमेंट पे भी तो करना है। एक इंस्टॉलमेंट 800 रुपीज का है, तो आपका 3 इंस्टॉलमेंट कितने का पे करोगे? 2400। जल्दी चेक करो और बोलो, क्या ये बातें समझ आ रही हैं? ऐसा कोई भारी बात तो बोला नहीं है, बट फिर भी देख लो कहीं कुछ ऊंच नीच। $14,280। अच्छा ये बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होना चाहिए। 1102 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,280। मेरे पास एसेट पहला 6 महीना तक तो था ही, 6 महीना के बाद डिस्ट्रॉय हुआ है ना, तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ड्यू करो। 6 महीना का बाई इंटरेस्ट, सुनो ना 120 करके कितना इंस्टॉलमेंट था? 6। और टू बैंक इंस्टॉलमेंट अमाउंट 800 करके 6 तो दे दो, 4800। इसके बाद का कहानी अभी मैं नहीं लिख पाऊंगा, रियली सॉरी। इसके बाद कहानी है, अरे हाँ वो लास्ट में 10,000 क्या देने मैंने बोला था ना, मैं बाद में करता करूंगा, बाद में करूंगा। अभी पहले चलो एसेट अकाउंट निभा लेते। बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को अकाउंटिंग में? सारा बच्चा समझ पा रहा है मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? नहीं समझ पा रहे? नहीं, अच्छा ये वाला मतलब क्लियर है। अच्छा मैं बोला नहीं क्लियर है, मैं बोला ये क्लियर है कैसे हो सकता है? ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अब एसेट अकाउंट में हम लोग एसेट 3 महीने के लिए यूज किए, तो पहले 3 महीने का डिप्रिसिएशन होगा। तो चलिए पीएफडी अकाउंट में आइए, 31/12/01 बाई डिप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट हमारा 19,000 था, उस पर 20% डिप्रिसिएशन का रेट था। 3 मंथ्स 3/12 होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? आपका डिप्रिसिएशन कितने का है? 950। अब पहले पीएफडी अकाउंट को हम लोग बैलेंस करते हैं, अगर आपको याद हो। टू बैलेंस कैरी डाउन 950। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस भी बनेगा 1102 का, बाय बैलेंस कैरी डाउन
950, ब्रॉड डाउन होगा, कैरेट डाउन लिखिए, हाँ ब्रॉड डाउन 950। अच्छा पहले साल जैसे पीएफडी तुम बैलेंस किया है, एसेट भी तो बैलेंस होगा, तो भूलो नहीं, जाओ एसेट अकाउंट में जाओ 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 जाओ, इतना सोचने का क्या। 31/12/01 बाई बैलेंस कैरेट डाउन 19,000। अगले दिन भोरे भोरे ब्रॉड डाउन भी कर दो, भोरे भोरे 1102 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है 19,000। क्या बहुत ज्यादा फास्ट लिख दिया क्या, थोड़ा स्लो हो जाए और, नहीं ना ठीक है, बोला आप सुलाएंगे क्या, हो गया तक। अच्छा नेक्स्ट ईयर लॉस होने से पहले हमने एसेट 6 महीना यूज किया था, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन होगा, तो डिप्रिसिएशन के लिए चले जाइए 30 जून डेट ऑफ लॉस है, बाई डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 पे 20% करके 6 महीने का डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा, 1900 आएगा ना। सुनो ना, स्टेप 1 ऐसे सोचो ना, अच्छा डिस्ट्रॉय हो गया फिर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला ना, तो ऐसे सोचे क्या मैंने एसेट को इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया, अरे ऐसे सोच लो। तो स्टेप्स वही है, पहले हो गया ब्रोकिंग पीरियड डिप्रिसिएशन 6 महीने, अब क्योंकि ये एसेट गया डिस्पोज कर दिया हम, लॉस हो गया, ऐसे सोचो बेच दिए, तो ये एसेट को अब यहां से उठा के कौन से अकाउंट में लेके आना है, डिस्पोजल। तो तुम एसेट अकाउंट में जाओ, तारीख डालो 30 जून 2002 और इसको धक्का मार दो बाई ट्रैक्टर डिस्पोजल, एसेट को उठाओ पूरा धक्का मार दो ट्रैक्टर डिस्पोजल। मैंने ये अकाउंटिंग सिखाया आज ही, अगर याद हो तो, वैसे आपको बचपन से आता है, मैंने सिखाया तो क्या, मैंने तो रिकैप करवाया, और तुरंत कूद के जाएंगे डिस्पोजल अकाउंट में 30 जून 02 को टू ट्रैक्टर भी कितना उठा के लाया मुन्ना, 19,000। समझ रहे हैं ना। और एक चीज, इस एसेट पे देखो इतना डेप्रिसिएशन है, इसके ऊपर उठा के डिस्पोजल में डालो। अगला स्टेप 30 जून 02 को पीएफडी को उठा के ट्रैक्टर डिस्पोजल में डाल, 1900 1950 सब मिला के हो गया है 2850। पीएफडी अकाउंट बंद हो गया मेरा। करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग कहां करना पड़ेगा, यहां तक सब कुछ लिख लिया ना, डिस्पोजल में जाके क्या लिखूं बता, बाई पीएफडी, वेरी गुड 2850। अब आज ही के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, कुछ दिन बाद 10 जुलाई को कुछ हुआ है, हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, क्या हो गया भैया, इधर देखिए क्वेश्चन पढ़िए, मैं याद दिला देता हूं। बोलता है 10 जुलाई को इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 मिल गया, पैसा मिला ना, तो पैसा आया इस एसेट के अगेंस्ट में आया ना, तो पैसा आया तो क्या लिखेंगे बताओ, बाई बैंक कितना मिल गया 15,000। मेरा बात समझा। तुम ऐसे सोचो ना, इंश्योरेंस कंपनी को भेज दिया, पैसा तो आया ही है ना, अल्टीमेटली आ गया, और इस अकाउंट में जो भी डिफरेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट या लॉस, जो कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल में। जरा चेक करके बताओ प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, मतलब किस साइड में बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है कि क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आ रहा है भैया, तो इसका मतलब ये लॉस है, और लॉस को कौन सा अकाउंट में डालेंगे, पीएल। ये कैसे है 1150, बैलेंसिंग फिगर है, राइट, बैलेंसिंग फिगर लिख लिया, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, हाँ भैया हो गया हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। आगे बताइए, यहां तक सबका हुआ, तो सारे बच्चों का। अच्छा डिस्पोजल तो हो गया, अब क्या बोला था तुमको याद हो, बोलता ये जो 15,000 कैश मिला था ना, मैं बोला हाँ, बोला है
आउट ऑफ विच 10 वाज पेड टू हायर परचेज कंपनी। बोले जाओ 10,000 वेंडर को दे दो आज। बोला चलो वेंडर को अगर मैं आज कैश दूंगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा बता दो। हाँ आज 10 जुलाई 2002 को कर रहे हैं। हायर वेंडर टू बैंक कितना रुपए दे दिया 10,000। दो दो दो। हायर वेंडर टू बैंक बोलता हायर वेंडर को उठा के दे दो कैश। घर में आया था 15,000 उसमें से 10,000 दे दो भाई। दे दिया। और डिफरेंस जो भी है बोलता है वो राइट ऑफ कर दो पीएल में। राइट ऑफ कहां होता है पीएल में। तो जो भी डिफरेंस आएगा या तो 2 PL या तो बाई PL। मैं समझा पा रहा हूं क्या। तो देखो ना इधर में बैलेंस कितना है 14,280 प्लस 720 15,000 है। 14,800 और 10,000। ओ 200 का डिफरेंस इधर आ रहा है। 200 इधर आ रहा है ना। और 200 को तुम चुपचाप उठा के कहां डाल दोगे पीएल में। मतलब अपने को फायदा हो गया। नहीं समझा। एक्चुअली में हमको देना था कितना टोटल 15,000। 15,000 में से 4,800 तो इस साल मैंने दे ही दिया था। तो बाकी एक्चुअली में 10,200 देना बाकी था। हम लोग 10,000 देके अकाउंट सेटल करवा लिए। मतलब 200 रुपया ऐसे सोचा ना डिस्काउंट मिल गया। और डिस्काउंट तो अपना फायदा ही है। और फायदा है तो कहां चला गया पीएल में चला गया। समझ में आया। ये फिगर पीएल में बैलेंसिंग फिगर है। लिख दो बस अकाउंट खत्म और सम भी खत्म। किंतु एक बात देखा ये सम बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। मतलब ये सम ऐसा है कि अगर तुम 2-3 बार लिख के हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेगा ना एग्जाम में अगर आ गया तो एक बार में उतरेगा। इसलिए मैंने इसको MRQ नोटिंग करा। मेरा बात मानो ना तो कम से कम अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले कम से कम इस सम को एक बार उतार लेना। मेरा बात समझा। एडवाइस मान लो। और इस सम का और एक मजा का बात है आज आप ये सम कर लिए अगले 24 घंटे के अंदर इसको हाथ से नहीं लिखा दोबारा अपने हाथ से इसको उतार नहीं पाओ। ये बहुत मुश्किल है। भरोसा नहीं तो ट्राई करके देख लेना एक बार अपने आप समझ में आएगा। ठीक है ना। भाई चैप्टर खत्म नहीं नहीं चैप्टर में तो अभी तुम भूल रहा है। हम लोग अभी पहला ही मेथड में खड़े हैं। कौन सा वाला कैश प्राइस मेथड। तुमको मैंने एक बात बोला था याद है हम लोग का मेजर टाइम कैश प्राइस मेथड में ही बीतेगा। और एक बार कैश प्राइस मेथड हो जाए उसके बाद टाइम मिलेगा। और मैं अभी यहां खड़ा होकर बोल सकता हूं कैश प्राइस मेथड खत्म हो। अगले लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मैं अब अभी हायर परचेजेस से हायर वेंडर के बुक्स में जाऊं और वहां मैं पहले आपको सिखाऊंगा सेल प्राइस मेथड। कौन सा मेथड सिखाएंगे सेल प्राइस मेथड। और उसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस एक तो बोला था याद है दोनों पार्टी के बुक्स में। फिर वो एक साथ दोनों पार्टी के बुक्स में इंटरेस्ट सस्पेंस सिखाऊंगा और फिर एक बार के लिए अपना चैप्टर खत्म होता है। और एक छोटा मोटा थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको सिखा दूं। कैलकुलेशन मैंने याद है कैश प्राइस निकाला था मैं बोला था बाद में और बात करूंगा अभी बोर हो जाओगे। हम तो वो थोड़ा सा बोर करने वाला बात सॉरी और जो बचा हुआ बात है जिससे आप बचा हुआ है सब में पूछ सकता है वो थोड़ा बात कर उसके बाद खत्म हो जाएगा। मोटा मोटा अभी समझो 2 से 3 लेक्चर और लगेगा। 2 लेक्चर में हो जाना चाहिए 3 भी लग सकता है उसमें रैप अप कर देंगे। नहीं 2-2 घंटे का 2 से 3 लेक्चर लगे। ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच बाय बाय।